गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नींद आ गई तुम लोगों को? तो चाय उगी नहीं? पी नहीं चाय? बहुत बुरा हुआ। पानी वानी पी के आओ, मुंह धो के आओ, चाय की ज़रूरत नहीं है। अभी उठ गई नींद? हाँ चलिए। कहाँ पढ़ रहे थे? पढ़ के आए थे? थियरी तो पढ़नी है, बाकी जो पढ़ा जो तो पढ़ के आए? पक्का? सारे लोगों ने घर जाके सवाल देखे? कितने लोगों ने? वो देख, हाथ देख पीछे, तेरी जनता देख, सब पीछे से भाग ली। एक दो आदमी ने हाथ खड़े किए सवाल किए क्या? क्या सवाल करना है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो उसी दिन पैदा हुई थी जिस दिन हुई थी। क्या सवाल करना? मरी भी उसी दिन थी। गजब। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। चलो डालिए, हेडिंग डालिए। चलिए, नर्सिंग थियरी के बारे में अपन ने पढ़ा था ना कि थियरीज क्या करती है। थियरीज आपको एविडेंस प्रैक्टिस के लिए जो है वो हेल्प करती है। मतलब क्या होता है एविडेंस प्रैक्टिस का? एक शब्द एग्जाम में पूछा जाता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा आजकल जिस पे सवाल आते हैं, इक्के दुक्के सवाल आते ही रहते हैं, इसमें ये ज़रूर वर्ड लिखा हुआ था एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। क्या मतलब है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का? किसी को पता है? सिद्ध की हुई। जैसे कैसा प्रूफ? एग्जाम्पल? ऐसे तो मुझे समझ ही नहीं आता कभी कुछ। मैंने इंजेक्शन लगाया, पेशेंट को दर्द नहीं हुआ, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी है मेरी। अब एक चीज़ सुना होगा ना, एक नर्स ने जो है वो किसी को इंजेक्शन लगाया तो इतनी बड़ी गांठ बन गई यहाँ पे, ठीक है। फिर लोग बोलते हैं इसका हाथ बड़ा भारी है, जबकि आदमी एकदम सिंगल पसली होता है। एक आदमी इतना मोटा है और इंजेक्शन लगाता है तो बिल्कुल भी पेन नहीं करता है, फिर बोलते हैं हाथ इसका बहुत हल्का है। क्या सेंस क्या है इसका? कोई सेंस है? प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस? वो उसने सीखी नहीं, पतले वाले ने। और बताओ, क्वालिटी का मतलब क्या है ये तो बताओ। कोई एक एग्जांपल, इंजेक्शन पे ही प्रैक्टिस बताओ। कैसा प्रैक्टिस? क्या बोलोगे इंजेक्शन को? हुँ? हुँ? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। इंजेक्शन लगाना है ना, तो इंजेक्शन जो है वो यूज्ड इंजेक्शन तो लोगे नहीं, नई नीडल होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए किस इंजेक्शन को लोड करने के लिए कितने की नीडल यूज़ करनी है और लगाने के लिए कितने की नीडल यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाना है, क्या लगाना है? पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाना है। बहुत कम लोगों ने लगाया होगा, हॉस्पिटल प्रैक्टिस भी की है तो बहुत कम लगाने को मिलता है, क्योंकि इतना जल्दी कोई पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाने को देता नहीं है। पेनिसिलिन इंजेक्शन जो है वो हाथी पाँव डिजीज़ पड़ा है, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेनिसिलिन। तो उस पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगते हैं, पर उस इंजेक्शन का एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वाइल तो उतनी आती है, पर जब तक आप जो है उसको 20 गेज की नीडल से उसको डाइल्यूट नहीं करोगे ना, तब तक वो डाइल्यूट नहीं होता है। अगर आपने 22 गेज की नीडल ले ली और उसको अगर आपने डाइल्यूट करने की कोशिश की और डाइल्यूट हो भी गया, उसको वापस जब आप भरोगे ना उसके अंदर, सिरिंज के अंदर, तो वो भरेगा ही नहीं, क्योंकि वो काफ़ी थिक हो जाता है। और उसी 22 गेज की नीडल से आपने उस पेशेंट के अंदर घोप दी नीडल और फिर लगाने की कोशिश की, तो वो 5-10 मिनट तक आप खड़े रहोगे, वो जाएगा ही नहीं। और लास्ट में होगा क्या? जितना प्रेशर लगाओगे उतना एकदम क्या होगा? फैलेगा, वो उछलेगा। उछले होंगे 1-2 ट्रेनिंग सेशन में तो उछाले ही होंगे, कम से कम IM में नहीं उछाले होंगे तो उसके अंदर तो उछाले ही होंगे, बॉटल के अंदर ड्रिप में डालते हुए तो उछाले ही होंगे, और स्पेशली MVI उछालते हो तुम लोग,
जो फिर 5-7 दिन तक बदबू नहीं जाती तुम्हारे उससे, सही है ना, पीला पीला सब। हाँ, तो ये सभी क्या चीज़ है, ये सभी है तरीके। आपने कोई प्रैक्टिस को लर्न किया, क्या किया, किसी प्रैक्टिस को लर्न किया। इसमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि मैंने पहले एजुकेशन लिया, क्या लिया, एजुकेशन लिया, फिर मैंने क्या की, प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस मैंने फुल स्किल के साथ प्रैक्टिस की, ठीक है, तब इसको बोलते हैं कि मैंने इसमें सिद्धि हासिल की है। इस प्रैक्टिस को मैंने क्या किया है, इसको सिद्धि बनाई है मैंने, ठीक है। ये सिद्धि थी पहले, पर मुझे नहीं पता था। लोग कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, क्या तुम सब लोग मेडिटेशन कर सकते हो? सिर्फ जो है वो क्रॉस लेग बैठ के और हाथ को ऐसे लैप में रखने से, ठीक है, या ऊपर देखने से मेडिटेशन तो नहीं होगा, ठीक है। मेडिटेशन एक कला है, आप अपने माइंड पे जब तक कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक तो मेडिटेशन होगा कैसे? तो मेन चीज़ ये है कि अगर मैं आपको वीडियो दिखा दूं कि इंजेक्शन यहाँ पे लगेगा, इस तरह से यहाँ पे हाथ रखना है, यहाँ पीछे जाना है, यहाँ पे जहाँ वी बन रहा है यहाँ पे इंजेक्शन लगा देना है, ठीक है, सही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम में से सब लोग लगा लोगे अभी इंजेक्शन? लगा लोगे क्या? नहीं लगा पाओगे। कुछ लोगों को तो ये हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग जो यहाँ से यूं काट देंगे, चाप इधर लगा देंगे, कोई लोग चाप इधर लगा देंगे तो बोले इधर नहीं इधर लगाना था, ठीक है। फिर नीडल का जो है वो एंगल बिगाड़ देंगे, कोई 60 डिग्री कर देगा, कोई 90 कर देगा, कोई 45 कर देगा। कोई कह रहा है कि बेचारे के दर्द होगा तो ऊपर ऊपर ही लगा देता हूँ, तो वो स्किन के यूं जाएगा, सही है ना। सोचते हैं ना, कभी आप प्रैक्टिस करो तब समझ आएगा। अब ये सब चीज़ें आपके साथ जो है ना वो इमोशन के साथ जुड़ी हुई होती है। इमोशन का मतलब क्या है, आप अपने घर वालों के इंजेक्शन लगाओगे तब इतना जोर से लगाते होगे, तब तो आराम से करके, और पापा दर्द होगा, देखो लात मत मारना, ठीक है, होगा दर्द थोड़ा सा होगा, तो ये सेंस है। दूसरा मरीज लेट सीधे ठप करके, ये जो वो दर्द हो रहा है, होगा दर्द, होगा कि नहीं होगा, होगा। पर इस चीज़ को आपको बताना है, ये एक सेंस है। इसमें नर्स को हमेशा जो है वो इमोशन खुद के कंट्रोल होने चाहिए, और प्रैक्टिस में आपको मरीज को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। ऐसे बोलना, किसी को थप्पड़ मारा तो बोले प्लीज़ एक थप्पड़ खा लोगे क्या, ठीक है, तो बोले ठीक है मार ले, इतना प्लीज़ बोल रही है तो क्या है, ठोक दे, ले लगा लिया थप्पड़, तो ठीक है हल्ला हो गया, ठीक है बस हो गया, शांति। सामने जाकर बोल दो थप्पड़ मारूंगा तेरे, वो तो इधर आ, पहले तो थप्पड़ तू मारे, उसके पहले 2-3 मैं रख देता हूँ तेरे। तो कहने का तरीका है, पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है तो आपको एक ही चीज़ बोलनी है कि मैं आपको इंजेक्शन लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा पेन होगा, ठीक है। अब कहते हो इंजेक्शन लगाऊंगा कुछ भी नहीं होगा, वो मरीज कह रहा है जब कुछ भी नहीं होगा तो लगा क्यों रहा है, सही है ना, जब कुछ भी नहीं होगा तो लगा क्यों रहा है, कोई फर्क तो दिखना चाहिए ना। तो उस पेशेंट को साफ साफ बोलना, इसलिए बोलता है कि जो भी चीज़ है वो ट्रुथ बतानी है, झूठा कुछ नहीं बताना है आपको। हर चीज़ जो है वो स्टेटमेंट साफ, मतलब साफ, क्लियर, ठीक है। किसी को कैंसर है तो उसको कैंसर बताना है, ऐसे नहीं कि तुम ये बता दो कि कल मर जावेला, ये नहीं बताना है कि कल मर जाओगे, पर उसको डायग्नोसिस है वो उसको क्या करनी है, बतानी है। तो इंजेक्शन जब लगाने जाओगे तो उसको बताना है कि मैं आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है, ये कूल्हे के ऊपर लगेगा। दूसरा, जब इंजेक्शन की नीडल जाएगी तब पेन भी होगा, ऐसा नहीं पेन नहीं होगा, पेन होगा, और उस पेन को आपको सहन करना पड़ेगा। इतना पेन नहीं होगा, सहन करने जितना पेन होगा। अब आदमी क्या होगा, प्रिपेयर है कि मुझे इंजेक्शन लगेगा और थोड़ा सा क्या होगा, दर्द होगा, तो ये चीज़ तो समझ आई। अब मरीज को बोल रहा है पीछे घूम, ठीक है, घूम गया, और तुमने जैसे ही घूमा, घूमते ही जो है नीचे किया, ढप करके लगा दे, वो समझ में नहीं आया उसको क्या हुआ, ठीक है, क्या पीछे क्या किस इंजेक्शन ठोका और गाल के बस रगड़ो, घसो, बस घस के चल दिए, वो हुआ क्या उसको समझ नहीं आता। इसलिए आपको बोलते हैं हर एक प्रोसीजर, एनी प्रोसीजर यू आर गोइंग टू बी परफॉर्म, यू शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। इसमें आपने रीजन लिखा था, ठीक है, गेट कॉन्फिडेंस, गेट कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट, आप उसका कॉन्फिडेंस जीतते हैं, इसलिए आप हर प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं। जब आप आदत में आ जाएगी ना, हमारे यहाँ पे एक आईसीयू के अंदर एक डॉक्टर साहब आए थे, बाहर से अमेरिका से इधर आए, ठीक है, थे इंडिया की, पर उन्होंने वहाँ पे 7-8 साल काम किया, तो उनकी टोन भी वो वैसी लग रही थी, और वो बहुत सीधे इंसान थे,
ठीक है, और प्रोफेसर कैटेगरी का बंदा था। उसको जब आईसीयू में आया तो उसको काम करने की आदत थी, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट को ज़्यादा मानते हैं ना अपन। प्रोफेसर है मतलब बहुत बड़ा डॉक्टर साहब है, ठीक है, काम मतलब काम है, ठीक है। मरीज क्रैश हो रहा है इसका मतलब कोई प्रोफेसर नहीं है, वहाँ सब जो है वो जान बचाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो एक पेशेंट क्रैश हो गया तो वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। स्टाफ क्रैश कार्ड लेके आ रहा है, कोई सीपीआर दे रहा है, वो हेड एंड की साइड में खड़े हैं और वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, मेरा नाम फलाना राम है, ठीक है, आप सेफ हाथों के अंदर हो, मैंने ये किया है, मैं आपको बचा लूँगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके पास में जितने लोग खड़े थे ना, उसमें से एक दो बंदे ऐसे होते हैं ना जिनको ये पसंद नहीं आता है कि कर क्या रहा, आदमी तो मर रहा है और ये इधर एक्सप्लेन कर रहा है सारी चीज़ें कि मैं कुछ होने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। भगवान है क्या, कुछ नहीं होने देगा। तो ये सही था हंसना या गलत था? सही था, सही था ना हंसना, कि कहना गलत था? दोनों तरफ ही हो तुम लोग, एक तरफ जाओ किसी तरफ। लोगों का हंसना गलत था, उनका कहना सही था। क्यों था? क्योंकि आप हर एक प्रोसीजर जब बोलते हैं ना, आप एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप चक्कर आए होंगे किसी को, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, चाहे डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर आए हो या और किसी की वजह से, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखती है कि आपका जैसे ही धुंधलापन आगे आना होता है ना, ठीक है, तो आपको एक लास्ट टाइम का इंसिडेंस ही याद होता है, उसके बाद का कुछ इंसिडेंस याद नहीं होता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि मुझे उस तक का तो याद है पर उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि उस समय में वो एकदम कॉन्शियस ओरिएंटेड था, उसके बाद में उसकी कॉन्शियसनेस गई है, तो वो अगर माइंड चलेगा ना तो वो उसी इंसिडेंस के सपने सोचेगा, ठीक है। दिन में अपन जो सोचते हैं वही तो सपने रात को आते कि नहीं आते? तभी तो बोलते हैं ना कि हर काम जो कर रहे हो उसको पूरा कर लो तो वो रात में दुख नहीं देंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ ये है कि जो दिन के इंसिडेंसेस है, तो वो आदमी इसलिए बोल रहा है, वो डॉक्टर साहब उसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा पार्ट है। अगर ये है कि मेरे तो अरेस्ट आ गया और मैं तो मर गया, अब वो आदमी उसके बारे में ही सोचेगा, तो वो साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसलिए आपको एक्सप्लेन करना है कि मैं ये लगा रहा हूँ। अब एक अनकॉन्शियस पेशेंट आपके बेड पे पड़ा है, आप रोज़ फीड कराते हो, रोज़ इंजेक्शन लगाते हो, ठीक है, तो उसको बोलना है, उससे बातें करो, ठीक है। आज तारीख जो है वो 4 तारीख है, दिसंबर 4, ठीक है, 2023 साल चल रहा है। आज मॉर्निंग की ड्यूटी में मैं आया हूँ, मेरा नाम फलाना राम है, अगले 6 घंटे तक मैं आपकी सेवा में अवेलेबल हूँ, आपको जो भी तकलीफ समस्या है आप मुझे बताएं, ठीक है, आपका सारा काम मैं करूँगा, ठीक है। पेशेंट का हियरिंग इम्पेयर है, ठीक है, अभी तक प्रेजेंट है, ठीक है, खराब नहीं हुआ, उसको सुनाई देता है, तो उस पेशेंट का एक कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब कोई है जो मेरी सेवा कर रहा है, कोई है जो मेरे से बात कर रहा है, कोई है जो मेरे को ओरिएंटेशन करवा रहा है। तो जब बंदा उठेगा ना तब उसको इतना ऑकवर्ड नहीं लगेगा जितना आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तब लगेगा। तो ये सब चीज़ें भावनात्मक चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें आप पढ़ के नहीं आए, ये सभी चीज़ें अपन ने स्किप मारी है, ठीक है। अब स्किप मारी तो इसमें है क्या? परीक्षा में जब 5 से 7 सवाल इस चैप्टर के आते हैं तब अपन इन सवालों को स्किप कर दें, और अगर स्किप नहीं करेंगे तो मेन चीज़ है कि अपने को जैसा लगेगा वैसा उत्तर देके आ जाएंगे, और ना अपने को उसका कभी आंसर मिलेगा, क्योंकि ना कोई पढ़ाता है और ना कोई इन चीज़ों के बारे में बात करता है कभी भी, ठीक है। आपने सबने 4 साल पढ़ के आए हो, ठीक है, कभी आज तक टॉट पढ़ाया किसी ने जो है वो एथिकल प्रिंसिपल पढ़ाए, ठीक है, किसी ने एमएससी किया है या 4th ईयर के पोर्शन में एक एथिकल आता है कम्युनिटी में, ठीक है, उसके अंदर कुछ एथिक्स बताए होंगे, पर एथिक्स का प्रैक्टिस कैसा है और उसका रिजल्ट क्या आता है ये नहीं बताया, ठीक है। डीएनआर क्या होता है नहीं बताया, ठीक है। सेमिनिटेरियन लॉ क्या होता है नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ना उनको कोई लेना देना है और ना वो लोग बताते हैं। पर ये सभी चीज़ें ट्रेंड में चलती है, ये सभी चीज़ें आपके सवाल आते हैं, इसलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो अपने को इन सभी चीज़ों पे बात करनी चाहिए कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या है। एक शब्द जो है ना वो आपको सवाल राइट करवाएगा कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब है कि उस आदमी को उस टॉपिक के बारे में बताया गया, फिर उसको क्या करवाई गई, प्रैक्टिस कराई गई, और प्रैक्टिस की तो उसकी क्या डेवलप हो गई, स्किल्स डेवलप हो गई, और उससे ये पता चला कि ये काम करने से इसका रिजल्ट ऐसा आता है, तो सब लोगों को काम वैसा ही करना है। बात क्लियर हुई? ठीक है। एक एग्जाम्पल है, ट्रायल एंड एरर थियरी पढ़ी आपने?
ठीक है, करने से ही तो सीखता है साइकोलॉजी में। और एक आपने पढ़ा क्लासिक थियरी, वो एक बंदर वाले, हॉन्डिंग और इसके एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे। वो एक बंदर को पिंजरे में रख देते हैं, ठीक है, और बाजू के अंदर एक स्टूल रख देते हैं। तो उसने किया क्या, ऊपर केले जो है वो बांध दिए, ठीक है, लटका दिए। अब वो इधर उधर कूदता है, जंप करता है, पर वो केले हाथ लगते नहीं। तो क्या करता है, वो इधर उधर देखा कि स्टूल पड़ा है साइड में, उसने स्टूल लिया, ठीक है, और ऊपर चढ़ के और वो केले निकाल लिए। अब दूसरी बार वो स्टूल वहाँ रखा हुआ था, केले रखे हुए थे, ठीक है, सेम पिंजरा था। अब बंदर को कम समय लगेगा या ज़्यादा समय लगेगा? कम समय। क्यों? उसने सीख लिया। उसने क्या कर लिया, उसने प्रैक्टिस कर ली। उसको पता है कि पिछली बार मैंने 1 घंटा लगाया था, अब मुझे पता है कि जब ऐसी सिचुएशन थी तो काम क्या आया था, स्टूल, ढूंढो स्टूल। उसको दिखा स्टूल, वो लेकर आया स्टूल और चढ़ के केला ले लिया। तो वो उसके 5 मिनट लगे हार्डली। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा हर्डल और दिया। हर्डल ये दिया कि इस बार केला थोड़ा और क्या कर दिया, ऊपर बांध दिया। ऊपर बांध दिया तो स्टूल रख दिया और एक कॉर्नर के अंदर जो है वो एक लकड़ी रख दी, ठीक है, लाठी रख दी बड़ी। अब उसने देखा कि भाई साहब है क्या, कि साहब केला वाला ऊपर लटक रहा है, वो स्टूल पड़ा है, स्टूल पे चढ़ा, नहीं मिल रहा है। फिर इसने ज़्यादातर ढूंढा और उसको दिखा ये लकड़ी वाला हिस्सा यूज़ करता हूँ, लकड़ी लेके और मारा, नीचे गिरा केला, खा लिया केला, हो गया काम उसका। तो अब वो दूसरी बार जब ऐसा होगा तो वो अब कितनी चीज़ें ढूंढेगा, 2 चीज़ें ढूंढेगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप लर्न करोगे, ठीक है। और प्रैक्टिस, अगर किसी ने प्रोफेशन में 10 साल निकाले हैं तो उसको पहले जाके धोख लागना चाहिए कि साहब गुरुजी प्रणाम, ठीक है, आपने 10 साल निकाले हैं, मैं बिल्कुल यहाँ पे नया हूँ, तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसने 10 साल में बड़े नए नए केसेस देखे हैं, ठीक है। हर बार कैनुला लगाते हो, क्या कैनुला एक बार में आ जाता है? नहीं, ठीक है। अब एक बार आपने लगाया, जवान आदमी के लगाओगे मिल जाएगा आसानी से। बूढ़े आदमी में जिस दिन बूढ़ा आदमी आ गया उस दिन लग ही नहीं रहा है। फिर वो सीनियर को बुलाओगे, बोलो गुरुजी इधर आओ, ठीक है, सीनियर बॉस इधर आओ, लगाओ इसके कैनुला। अब बॉस आपको सिखाएगा कि साहब बूढ़ों की वेन जो है बड़ी जो है वो फिजिबल होती है, ठीक है, इधर उधर घूम जाती है, तो उस वेन को पहले क्या करो, पकड़ के सही से टाइट करके रखो, नहीं तो वो इधर उधर दौड़ जाएगी। तो उस वेन को बराबर टाइट करके रखते हो, फिर लगाते हो, लग जाती है। तो अब आपको उसका तजुर्बा काम आया या नहीं आया? आया। यही प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। बात समझ में आई? इस इतने से शब्द को समझाने के लिए जो है वो कितने एग्जाम्पल देने पड़े, पर ये एग्जाम्पल इसलिए है कि आप एक बार चीज़ सीख जाओगे और उस पर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो नींद में भी उठा के पूछोगे ना कि ये क्या होगा, तो बोले कुछ नहीं होगा, ये ऐसे कर ले, ठीक है। रात को देखना कभी भी, ठीक है, आईसीयू में अक्सर होता है ऐसे कि रेस्ट करने तो सभी लोग जाते हैं, नाइट ड्यूटियों में तो सब लोगों का रेस्टिंग समय होता है, क्योंकि 12 घंटे अगर काम करोगे इतना तो मर जाओगे, दूसरे दिन ड्यूटी कौन करेगा। तो सीनियर भी जाता है, जूनियर भी जाते हैं, सभी को रेस्टिंग का समय मिलता है। तो जूनियर जब दौड़ के आता है ना, ठीक है, बॉस 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 पेशेंट का ये हो गया, ठीक है, डिसैचुरेट हो रहा है, वेंटी डिस्कनेक्ट हो गया होगा, बोले नहीं बॉस वेंटी सब सही है, फिर भी वो डिसैचुरेट हो रहा है, बोले कुछ नहीं है, उसका सैचुरेशन प्रोब हिला है, ठीक है, जा उसको सही कर दे, सही हो जाएगा। वो जाता है और सच में देखता है कि उसका कर्व सही नहीं हो रहा है, वो लगाता है वापस, हाँ ठीक तो है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बॉस यार रूम में इधर बैठे बैठे कैसे पता चला? बोले भाई साहब उम्र निकाली मैंने, ठीक है, ये दौड़ा यूँ ही नहीं आए, ठीक है। तो वो दौड़े इसलिए आए हैं कि भाई साहब उसने उम्र गुजारी है। उम्र गुजारने का रीज़न क्या है? इट इज़ एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो इस चीज़ों को सीखना है, इसीलिए सीनियर का रेस्पेक्ट करना चाहिए आपको। आपका सीनियर नहीं है, ठीक है, मेरे कॉलेज का सीनियर नहीं है, पर वो वर्क में सीनियर है, इसलिए बड़ों का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए कि आपको वहाँ से क्या सीखने को मिलेगा, ये प्रैक्टिसेस सीखने को मिलेगी, आपका समय जो है वो कम होगा। अगले वाले का 10 साल एक्सपीरियंस है, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब है आपको एक्सपीरियंस अब कितने साल का है? आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है जब उनके साथ आप काम करते हो, क्योंकि 10 साल तो वो लेके घूम रहा है ना, ठीक है, और 2 साल आपका है, तो ये 12 साल का एक्सपीरियंस है। ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, इस चीज़ को समझना चाहिए। नेक्स्ट, अभी ये चीज़ समझ आ गई एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या है। तो थियरी यही है कि हर आदमी ने जिसने थियरी दी है उसने प्रैक्टिकल काम किया है, लोगों पे अप्लाई की है हर थियरीज, और वो करके सीखा उसने कि ये थियरी हर एक की ज़िंदगी में चलेगी, ठीक है। आपने पढ़ी साइकोसेक्सुअल थियरी? पढ़ी है साइकोसेक्सुअल थियरी? क्या है साइकोसेक्सुअल थियरी?
कौन सी साइकोसेक्सुअल थियरी? किसने दी? अरे बोलो, गलत बोलोगे तो भी सही तो करूँगा। सिगमंड फ्रॉइड ने दी। कौन कौन सी थियरी दी? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फीलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज, क्या लेटेंट, जेनाइटल दी इसने। आप सोच के देखो, यही स्टेज आपकी ज़िंदगी में आई है और यही चलती है। तो अगर अगले आदमियों को पता है कि यही स्टेज चल रही है तो ये चीज़ है क्या? एविडेंस बेस्ड है। फिर साइको सोशियल थियरीज दी, इरेक्शन ने दी साइको सोशियल। फिर उसने जो जो लिखा है ना वो हर हर उम्र के साथ होता है। आप देखो, उसको ट्राई करो। अब वो कहता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, तो उस उम्र में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। तुम लोग उस उम्र से निकल गए, तुम लोग अभी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में हो, ठीक है? तो तुम्हें हर आदमी जो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही दिखती है, छोरी को देखी नहीं, बोला हाँ ठीक है, ठीक है, इन गर्लफ्रेंड बना दो तो अपनी जिंदगी उधर जाए, ठीक है फेज है, ठीक है? नहीं है इन मतलब थे उन उम्र आगे आ गया, ठीक है? उस उम्र से आप आगे आ गए, आप जो है वो वयस्क हो गए, अडल्ट हो गए। यू आर नॉट स्टिल एडोलेसेंस, ठीक है? आप अर्ली एडोलेसेंस नहीं है, आप एडोलेसेंस में आ गए। तो इंटीमेसी की उम्र गई तुम्हारी, ठीक है? तो इंटीमेसी है, तो इंटीमेसी के बारे में ही सोचोगे। आप कहीं ज़्यादा घूम लोगे पर घूम फिर के वहीं आओगे इंटीमेसी पे, ठीक है? और अगर तुम्हारा प्यार जो है वो तुम्हें धोखा दे के गया, ठीक है, तो फिर एक कमरे में बंद, वही फांसी का फंदा, ठीक है? यूपीएससी छोड़ो, नर्सिंग कर लो। इधर साला नर्सिंग ना हो रहा है, उधर यूपीएससी में हो रहा है, बस है। अभी नवी नवी देख के आए कि भाई 12th फेल है। अपने प्रोफेशन का सोचो, यूपीएससी तो बड़ी दूर की चीज़ है। अभी तो तुम्हारे 80-20 कर रखा, उसमें छींकें आ रही है, ठीक है? यूपीएससी में जो है वो तो और ज़्यादा भंडारा भारी है उधर, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा काम है उधर का, ठीक है? तो आप तो अपने पे ध्यान दो कि कितना पढ़ना है और किधर जाना है। तो ये चीज़ें दोनों, ठीक है? खूब सारे मोटिवेशन देने वाले लोग हैं ना, वो एक ही चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 2 फेजेस साथ साथ है, कैरियर वाली और, ठीक है, ये प्यार वाली चीज़ें दोनों साथ साथ पैरेलल चल रही है। तो आपको समझना है, ठीक है, किधर क्या करना है। और दूसरी चीज़ है, असली प्यार जो है वो बाद में मिल जाएगा, ठीक है? अभी सिर्फ और सिर्फ काम किसका है? पढ़ाई का काम है। पढ़ाई कर लोगे ना तो रिश्ते नवे नवे आएंगे। घर वाले फोटो दिखावेला, ठीक है, आ पसंद को नहीं छोड़ आ, पसंद को नहीं छोड़ आ। और जे नौकरी नहीं लगी, ठीक है, तो न फोटो बतावेला न कहीं नहीं बतावेला, ठीक है? चुपचाप लावेला, कल आजी जी थार ब्याह है, सही है कि नहीं? बस करा के और नकी करेंगे। और अभी फोटो देखने का नंबर इनका है क्योंकि ये 80 में है, ठीक है? इनकी नौकरी जल्दी लगेगी। और 20 नंबर में तुम लोग हो, बस बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खिंचाओ, ठीक है? और रोज़ ये फिल्टर करती रहेगी, बोल नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और लास्ट में ऑप्शन एक ही बचेगा, खाना बनाना आता है, बच्चा रखना आता है, बोले इसको आता है, बोल ठीक है तू आ जा, शकल चलेगी। तो इसलिए पढ़ो। संतोष को फुल ट्रेनिंग है। संतोष की ड्यूटी में निकू में ही थी, है संतोष? बच्चे रखे संतोष? नहीं रखे? सीख भाई तू। चलो, तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब थियरीज, जितनी भी थियरीज हैं वो सब एप्लीकेबल थियरीज है। अब एप्लीकेबल थियरीज में अपन नर्सिंग में कौन कौन सी थियरीज यूज़ करते हैं वो आपको लिखनी है। अपन नर्सिंग में 10 थियरी यूज़ करते हैं। कितनी थियरी? 10 थियरी, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए पहली थियरी लिखिए आप, एनवायरमेंटल थियरी। जो किसने दी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी है। नेक्स्ट इज सेल्फ केयर थियरी। किसने दी है? ऑरेम्स। नेक्स्ट आपका एडेप्टेशन मॉडल इज गिवन बाय रॉयज। किसने दिया है? रॉयज ने। नेक्स्ट है आपका इंटरपर्सनल थियरी।
इंटरपर्सनल थियरी दी है पेपलव ने। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग प्रोसेस, आइडा ऑरलैंडो। ट्रांसकल्चरल थियरी, एम लेनिंजर। क्या नाम है ये? एम लेनिंजर। नेक्स्ट है आपका 14 नीड थियरी, वर्जीनिया एंडरसन, जिसने मॉडर्न नर्सिंग की डेफिनेशन दी है। और नेक्स्ट इज द 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स, किसने दी है? अब्दुल्ला ने। नहीं लिखने दूंगा। चलो इधर सुनो, पहले नहीं लिखना कोई, इधर देखो। पहली थियरी इन्वायरमेंटल थियरी, गुणगान गा लिए इसके, किसने दिया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इसकी मेहरबानी से ही तुम लोग हो यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो अपन होते नहीं। चलो नेक्स्ट सेल्फ केयर थियरी, सेल्फ के बारे में जो भी थियरी है वो किसने दी है? और एम्स ने दी है। नेक्स्ट एडेप्टेशन मॉडल, किसी चीज को अडॉप्ट करना, इज रॉयज अडेप्टेशन। कौन सा अडेप्टेशन? रॉयज। इंटरपर्सनल थियरी, आईपीआर थियरी, कौन सी थियरी है? आईपीआर थियरी, जो किसने दी है? पेपलव ने दी है। किसने दी है? पेपलव। नर्सिंग प्रोसेस थियरी, जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, ठीक है, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन आता है, वो आइडा ऑरलैंडो ने दी है। किसने दी है? आइडा ऑरलैंडो। ट्रांस कल्चरल थियरी, सभी कल्चर का सम्मान करना चाहिए, वैल्यूज बिलीव्स को सम्मान देना है, उसको बोल जो थियरी दी है वो दी एम लेनिंजर ने। किसने दी है? एम लेनिंजर ने। 14 नीड थियरी, ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। कौन से नहीं है? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ये 14 नीड थियरी है। ज़रूरतें थी, 14 ज़रूरतें हैं, उसको किसने दिया है? वर्जीनिया हेंडरसन ने दिया है, जिसने मॉडर्न नर्सिंग की डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट 21 नर्सिंग प्रॉब्लम, वो कह रहा है कि जब 14 ज़रूरतें हैं तो 14 ज़रूरतों को पूरा करने में समस्याएं भी 21 है। कितनी है समस्याएं? 21 समस्याएं हैं। तो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो किस भाई साहब ने दी? अब्दुल्ला ने दी। नेक्स्ट उसने कहा कि साहब गोल अटेनमेंट थियरी, और गोल तो किसका है? किंग का गोल है, ठीक है, आज उधर आक्रमण करना है और फलाने राज्य को अपने इधर करना है कि उसकी रानी को उठा के लानी है, वो फूट रही ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ये गोल अटेनमेंट थ्योरी किसकी है? किंग की है। इस गोल से ध्यान रह जाएगा कि वो किंग का है, गोल किसका रहता है? किंग का। नेक्स्ट स्ट्रेस अडेप्टेशन, तो जो भी स्ट्रेस आता है और उसको आप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो थियरी किसने दी है? बैटी न्यूमन ने दी है। किसने दी है? बैटी न्यूमन। ये 10 थियरीज हैं जो आपकी नर्सिंग में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। अगर ये थियरीज पढ़ लोगे तो एमएससी के अंदर जो भी एमएससी कर रहे हैं या एमएससी करोगे या पीएचडी करोगे, उसमें ये थियरी का पूरा एक सब्जेक्ट है,
ठीक है, इंडिविजुअल। और हर परीक्षा में कम से कम 16 नंबर के सवाल आते हैं इस थ्योरी पे। कितने नंबर के? 16 नंबर के। और आपको बोलते हैं कि इस थ्योरी को आप यूज़ कहाँ करोगे, किस पेशेंट में इसका यूज़ है, तो इन थ्योरी को यूज़ करना है। आपने अभी तक जहाँ पे काम किया है वहाँ पे कोई नर्सिंग कैप्लान नहीं बना था, ना आपने कॉलेज में बनाए हैं, ठीक है, खुद से, वो अपन ने टीपे हैं, उसको टीपना बोलते हैं, ठीक है। अपन ने सिर्फ कॉपी मारे है, सीनियर की नोटबुक ली, छाप दिए जैसे कि जैसे और दे दिए, नहीं तो क्या क्या ऊपर वाला पेपर चेंज, ठीक है, और नवा पेपर अपने नाम का, और ये लो साहब हो गया मेरा असाइनमेंट पूरा। नहीं तो मार्सा को 1000 रुपया पकड़ाया और काम हो जाता है। वो केयर प्लान नहीं है। हॉस्पिटल में भी केयर प्लान बनाने होते हैं आपको, कि अगर आप पेशेंट को केयर दे रहे हैं तो आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओ ना। अपन मेडिकल डायग्नोसिस बनाते हैं, अपन सब डॉक्टर साहब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सब डॉक्टर साहब बन जाते हैं। नर्सिंग वाला तो कोई बनना ही नहीं चाहता। कोई भी पूछेगा इसको क्या करना है, इसका पेट दर्द कर रहा है तो इसको पैरासीटामोल दे दो, इसको आइबोप्रोफेन दे दो, इसको डाइक्लोफेनेक दे दो। क्या नर्सिंग का काम है ये देना? नहीं। पहले नर्स आइडेंटिफाई करे कि पेशेंट का पेन लेवल कितना है, फिर मैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट सबसे पहले दूंगा। क्या दूंगा? नॉन फार्मे। किसी को जो है वो प्यार से सहलाने से अगर दर्द सही हो जाता है तो उसको सहला दो ना, काई गोलियां खिला रहे हो, इंजेक्शन खिला रहे हो। सीधा ही जो है कि दर्द हो रहा है, बोले हाँ, बोले कैनुला लगाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इंजेक्शन लगेगा, फिर 2 दिन रेस्ट करना पड़ेगा और फिर जाके ठीक होगा। वो फिर वही काम करवाओगे तुम लोग, वही करते हो। प्रैक्टिस में तो सब यही के लोग करते हैं। जब 500 रुपये दे दो, लगा देंगे, कैनुला लगा के इंजेक्शन लगा देंगे, 2 दिन और आ जाना, लगा देंगे और काम हो गया। ये सभी गलत प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से अवॉइड करना चाहिए। इसी की वजह से सबकी किडनियाँ खराब हो रही है, ठीक है। 10-10 साल के बच्चों की किडनियाँ खराब, सब सीकेडी के मरीज एडमिट होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सब जाते हैं, पेट दुखे गोली दे दो, ठीक है, माथो दुखे गोली दे दो, जुकाम हो गया गोली दे दो, और वो सब स्टेरॉइड चिपकाते हैं साथ में। और सब लोग हैवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, डायरेक्ट पुश करते हैं, जिससे किडनी पे लोड आता है और किडनियाँ सबकी जाम। जितने गाँव वाली पब्लिक है वो सब लोग स्ट्रेस में है। क्यों स्ट्रेस में है? क्योंकि सबकी किडनियाँ खराब हो रही है सिर्फ ओवरडोजिंग की वजह से। आप देखोगे ना, पैरासीटामोल जो है 650 आप लोग यूज़ करते हैं, पर 650 4 बार लेने के बाद भी आपका बुखार नहीं उतरता जब वायरल आता है तब, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने पैरासीटामोल से रजिस्ट हो गए। क्या हो गए? रजिस्ट हो गए, वो काम नहीं कर रही। अब क्या होगा आगे? सेप्ट्राइक्सोन 1 ग्राम। गांव में से जो मरीज आता है ना, वो सेप्ट्राइक्सोन 2 ग्राम दिन में 3 बार खा के आता है, ठीक है। अब तुम हॉस्पिटल में आते ही 1 ग्राम लगाते हो, उसके फर्क ही नहीं पड़ता। वो कह रहा है साहब इससे बढ़िया तो मेरे गांव का कंपाउंडर है, 1 डोज में फर्क तो पड़ जाता है। सही है या नहीं है? तो ये सब हो क्यों रहा है? ये सब गलत प्रैक्टिस की वजह से हो रहा है। अपन कोई सोचते ही नहीं है कि किसी की किडनियाँ डैमेज हो जाएगी, किसी को आगे क्या भुगतना पड़ेगा। अपन सिर्फ रिजल्ट देते हैं उसको कि साहब ये रिजल्ट है। जुकाम की गोली मांगना मेडिकल पे जाके, किसी भी मेडिकल पे जाके बोलना जुकाम हो गया, मेडिसिन दे दो। वो देगा आपको मॉन्टेर एलसी, ठीक है, मॉन्टी लूकास प्लस लीवोसेल, ठीक है, लीवोसिट्राजिन। इसके साथ में आपको एक काली कलर की गोली और देगा। आप कहोगे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मॉन्टेर एलसी ही चाहिए। वो एक ही चीज़ कहेगा। असली कमाल तो इसी का है। गोली तो काम रही है, पर आप फोगट दे रही हो, फ्री दे रही हो, ले जा दो, लेके जा दो। वो है क्या? स्टेरॉइड है, वो डेक्सामेथासोन है। वो उस गोली की 3 गुना स्पीड बढ़ा देता है। कितनी गुना बढ़ा देता है? 3 गुना से बढ़ा दी तो साहब आपने डोज कम ली है, पर आपने उसकी स्पीड को 3 गुना कर दिया, तो इसका मतलब है 3 गुना डोज खाइए। और जब आप ऐसे लेते रहोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब जुकाम होगा और आप सिर्फ प्लेन मॉन्टेर एलसी लोगे, आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जबकि जुकाम का 3 दिन का प्रोसेस है। अगर आप गोली नहीं भी लोगे तो भी जुकाम अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अपन 1 दिन जुकाम से परेशान नहीं हुए और मेडिसिन लेने पहुंच जाते, दे दो साहब, डॉक्टर साहब मेडिसिन दे दो। अब तो ट्रेंड ये हो गया साहब, और क्या खाना, मॉन्टेर एलसी दो पहले तो, ठीक है, और मॉन्टेर एलसी के साथ में एजिथ्रोमाइसिन दो, ठीक है, एंटीबायोटिक और साथ में खाते। जबकि जुकाम के लिए कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जब आपको समझ आएगा तब मरीजों को समझ आएगा। प्रैक्टिस तो अपन खुद तो ऐसा कर रहे हैं, तो फिर दूसरों को भी क्या कराएंगे? वैसा ही करेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपको समझना है। लिखो अभी, इसको बॉक्स में डालना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
किसी को स्पेलिंग समझ नहीं आए तो पूछ लेना। सभी लोग पास आउट हैं आप कि कोई फोर्थ ईयर वर्थ ईयर में है? कितने लोग हैं फोर्थ ईयर में? तो अभी पास नहीं हुआ फोर्थ ईयर, कल ही आए थे क्या? अच्छा, 1 साल बाद होगी। ओके, और कितने लोग हैं फोर्थ ईयर थर्ड ईयर? ओके, बस बाकी वाले सारे सेकेंड ईयर कौन है? थर्ड ईयर? तो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर सब तू ही है क्या कि थर्ड ईयर में एक बैग लग उड़ी हम फोर्थ ईयर है? अबोट कितने लोग हैं? अबोट कितने लोग हैं? अबोट अबोट नहीं, तुम तो फोर्थ ईयर में आ गए ना। अबोट मतलब जस्ट फ्रेशर, फोर्थ ईयर पास्ड। हाँ, अबोट गणा है। ठीक है, हु आर द सीनियर्स? यूं मत क्या यार, कोई हाथ ऊपर नहीं करेला। ओके, ठीक है, करो आगे। हो गया ये? बूढ़ा मत बोल यार, ऐसे मत बोल। मुझे बोल ले, तो इन लोगों को मत बोल। खुद के बारे में डन। ओ पंचायती, शक्तिमान थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर, नो गॉसिप प्लीज। गॉसिप समझता तो है? हाँ, नो फिश मार्केट हियर। सब्जी मार्केट जानते हो? हाँ, उधर भाव तोल करते हो ना? नहीं भैया 50 ही दूंगा, नहीं 40 दूंगा। वो कहते वापिस रख मेरी भिंडी, सब वापिस रख इधर। ठीक है, हाँ, दे दो 40 में दे दो। और कुछ नहीं तो क्या, थोड़ा धनिया तो डालो लास्ट में। ठीक है, तो वो मार्केट थोड़ी इधर जो तुम डिस्कस करो। बैटी न्यूमैन है, न्यूमन NEUMAN, बैटी न्यूमैन। चलो, अब ये थियरीज जो है, उस थियरीज में अब समझना है आपको। सुनो मेरी बात, जितनी किताबों में लिखते हैं उतने सवाल नहीं आएंगे। जितना कानों से सुनोगे वहाँ से सवाल ज़्यादा आएंगे। चीज़ों को समझना है। थियरी पढ़ने जाओगे, थियरी की किताब इतनी मोटी आती है, सिर्फ 10 थियरी लिखी हुई आती है, न तुम पढ़ोगे और न तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा उसको पढ़ने में। तो इसलिए आप चीज़ें समझो कि वो चीज़ें है क्या, वो किसके बारे में है। इतना समझ जाओगे तो सवाल जब आएगा तब आप क्या कर लोगे, सही कर लोगे, इतनी गारंटी है। तो बस कानों पे भरोसा रखो, ठीक है, सुनने पे विश्वास ज़्यादा रखो। बाकी लिख दिया तुमने जो लिखना था वो। अब यहाँ पे अपन ने जो बात की थी, हाँ पेशेंट को बिना पूछे इंजेक्शन लगा दिया तो? हाँ देखो, मेन, चलो अभी अगला टॉपिक ही है, अपन ये एग्जांपल बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल और उसमें बात कर लेंगे। ठीक है, इसमें अपन ने 4 थियरी, जो थियरीज लिखी है, इसमें अपन ने 4 पैराडिगम लिखे थे। क्या लिखे? 4 पैराडिगम लिखे। कौन कौन से पैराडिगम थे? पर्सन, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड नर्सिंग। ठीक है,
ये 4 चीज़ें हैं। इन चीज़ों को मैंने पहले ही कहा था आपको, ठीक है। याद कैसे रखना है? एक पर्सन है जिसने क्या नहीं फॉलो किया, इन्वायरमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, मतलब नेचर को फॉलो नहीं किया। आपने हमेशा नेचर के ओपोजिट काम किया। जब ओपोजिट काम करोगे तो आपकी बिगड़ेगी क्या? हेल्थ बिगड़ेगी, और हेल्थ बिगड़ते ही आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? नर्स की, क्योंकि केयर करने वाली कौन है? नर्स है। इसलिए अपन बोलते हैं कि साहब ये 4 पैराडिगम्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है और इन थियरी को क्या करना है? यूज़ करना है। अब इस थियरी में आप सुनिए, पहली थियरी इन्वायरमेंटल थियरी है। तो देखो, इन्वायरमेंटल थियरी में मैंने आपको क्या कहा था कि इन्वायरमेंटल थियरी में लिखना किसी को नहीं है, समझना है, ठीक है। आपको टाइम दे दूंगा मैं लिखने के लिए। मुझे तुम्हें बाबू नहीं बनाना है, मुझे तुम्हें सिर्फ नर्स बनाना है। क्या बनाना है? नर्स बनाना है। ज़िंदगी में सिर्फ लास्ट चांस है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, नौकरी लगोगे तो भी नहीं पढ़ाएगा और नौकरी नहीं लगोगे तो भी नहीं पढ़ाएगा। ये लास्ट फेज़ है तुम्हारी और इसको एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे जाके खुद को ही पढ़ना है, खुद को ही पेपर देने हैं, सब खुद को ही करना है, ठीक है। और तब जाके ये चीज़ मिस करोगे कि कोई पढ़ाने वाला होता, कोई गीत गाने वाला होता तो मैं सुन लेता, सिर्फ क्या हो जाता? सुन लेता। पर कोई पढ़ाएगा नहीं और ना कोई सुनाएगा तुम्हें, और फिर आप पूछ भी नहीं सकते हो। काम करने अगर लग जाओगे ना तो तुम किसी को पूछोगे ना कि आईवी कैनुला के साथ में अगर लगा हुआ है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो अगला वाला एक ही चीज़ का, ये भी चीज़ नहीं पढ़ी तूने, कहाँ से पास आउट करके आया है? तो तुम इस चक्कर में जो है वो कभी पूछोगे ही नहीं, और फिर गलतियाँ पे गलतियाँ करोगे। और जब गलतियाँ पे गलतियाँ करोगे, किसी दिन भारी गलती होगी, उस दिन मरीज टपक जाएगा, ठीक है। लोग आईसीडी की केयर नहीं सीखते हैं। आईसीडी किसी दिन बाहर आ गई, ठीक है, उसने वापस ऐसे ही चिपका के रख दी, ठीक है। अब उसका तुम्हें तो पता नहीं कि उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होना है, ठीक है। तुम्हें पता नहीं था क्या करना है, इसलिए तुमने चिपका के रख दी। लास्ट में केस ये हुआ कि आदमी को मरना पड़ा। मर गया तो वो जिस दिन तुम्हारे मन में चढ़ गया ना, उस दिन तुम पूरी ज़िंदगी भर उसको कोसोगे कि वो मरीज़ मरा सिर्फ किसकी वजह से? मेरी वजह से। उसका तुम कभी भी नहीं चुका पाओगे। उसको बोलते हैं इंटीमेसी वर्सेस डिस्पेयर वर्सेस इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपने जो भी काम किए अच्छे, वो तो बुढ़ापे में याद आएंगे, ठीक है, कि मैंने किसका भला किया, किसका बुरा किया। अच्छे काम किए तो बुढ़ापा अच्छा निकलेगा, ठीक है। और अगर तुमने कोई भी खराब काम किए, किसी का बुरा किया, उसको पता नहीं है, मैंने संतोष का बुरा किया, संतोष को पता नहीं है, पर मुझे बुढ़ापे में पता है, क्योंकि मैंने जो कांड किए हैं वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे, और मैं उसको कोसूंगा कि अगर मैं उसके साथ इतना बुरा मुझे नहीं करना चाहिए था। यही बुढ़ापा खराब होता है। बुढ़ापा औलाद बिगड़ जाने से बुढ़ापा खराब नहीं होता है। बुढ़ापा अकेला बैठा है, क्या सोचेगा? तुम्हारे से अगर मोबाइल ले लें, ठीक है, और तुम्हें अगर एक रूम में बिठा दें कि यहाँ कोई टीवी वीवी कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ बैठना है, तो तुम किन चीज़ों को याद करोगे? कुछ अच्छे पलों को याद करोगे। अच्छे पल तो इतने से, बाकी तो सब तुमने कांड ही कांड किए, ठीक है। तो फिर वो अच्छी चीज़ें जब खत्म हो जाएगी तो कांड याद आएंगे, और कांड याद आएंगे तो तुम डिप्रेशन में जाओगे। तो इन चीज़ों को, इन थ्योरीज को अपने मन में ढालो कि मुझे आगे जाके क्या जवाब देना है। लोग बोलते हैं ना, आगे जाके क्या जवाब दोगे? आगे जाके भगवान को जवाब नहीं देना है, खुद को ही जवाब देना है। खुद ही मरोगे उसको सोच सोच के, इसलिए किसी का बुरा नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप कभी भी जो भी थियरीज आप अप्लाई कर रहे हैं, उस थियरी को क्या करना है? रियलाइज करना है, ठीक है, उसको अडॉप्ट करना है उन चीज़ों को। तो इन्वायरमेंटल जो थियरी दी हुई है, इसने कहा कि एक तो क्या होनी चाहिए? एयर शुद्ध होनी चाहिए। क्या शुद्ध होनी चाहिए? एयर। पीने के लिए क्या होना चाहिए? पानी। खाने के लिए क्या होना चाहिए? फूड। और वो भी कैसा होना चाहिए? न्यूट्रिशन वाला फूड होना चाहिए। नेक्स्ट, उसमें इमोशन अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इमोशन होना चाहिए। ये सभी चीज़ें, ठीक है। और एक कह रहा है कि लाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लाइट। अगर ये चीज़ें हैं तो आदमी ऐसे ही हेल्दी रहेगा। क्या रहेगा? हेल्दी रहेगा। बूढ़े लोगों को देखा है, जितना भी अगर हवा है तो वो लोग जो भी छोटी कुटिया बना के रखते थे ना, उसमें भी क्रॉस वेंटिलेशन होता था। चीज़ों को समझना। अब यहाँ पे एयर का मतलब है क्रॉस वेंटिलेशन से। किसका मतलब है? क्रॉस वेंटिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे टीबी। समझो अब टीबी कैसे है। जब टीबी पढ़ोगे तब ध्यान आएगा। आप हिस्ट्री लेते हो मरीज की? लेते हो ना। उसको पूछते हो तुम्हारा कच्चा घर है या पक्का घर है? फिर वो बताता है कच्चा घर है।
फिर उसमें बोलते हो कच्चे घर में रूम कितने हैं, बोले 1 कमरा है। घर में मेंबर कितने, बोले 5 मेंबर है। कौन कौन है, मेरे मम्मी पापा हैं, हम हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा है, ये 5 मेंबर है। टीवी किसको है, टीवी मेरे पापा को है। ठीक है, सभी एक ही रूम में सोते हो, सभी एक ही रूम में सोते हैं। तो सोचो कि जब एक ही रूम में सोते हैं और अगर उस वेंटिलेशन का फर्क नहीं है, उसमें खिड़कियां कितनी है, दरवाजे कितने हैं, सब पूछते हैं अपन। उसमें कैप्लान बनाया होगा, उसमें लिखा तो होगा कम से कम कम्युनिटी रिकॉर्ड में। तो ये क्यों पूछते हैं, क्या लेना देना है, लेना देना बहुत कुछ है कि अगर एक आदमी को टीबी हुई और 5 लोग अगर वहां पे है तो उन 5 को टीबी होगी। ठीक है, उसको रिस्क सबसे ज्यादा उन 5 लोगों को है। तो अभी तक उनको टीबी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, और जिस दिन इम्यूनिटी खत्म हुई उस दिन क्या हो जाएगा, वो टीबी एक्टिव हो जाएगी और वो भी सफरर होंगे। इसलिए अपन कहते हैं कि साहब ये क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। एक रूम में हवा अगर इधर से आ रही है तो दूसरी साइड से क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। दरवाजा इधर है तो खिड़की उसके सामने होनी चाहिए, या इधर खिड़की है तो सामने दरवाजा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। किसको प्रिवेंट कर रहे हैं, टीबी को प्रिवेंट कर रहे हैं, इसलिए एयर। नेक्स्ट कह रहा है लाइट होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर लाइट जो है और प्रॉपर एयर जो है वो वुंड हीलिंग में मदद करती है। लोग बोलते हैं कि अगर कहीं पे लग गई है तो उस घाव को खुला रखो। क्या रखो, खुला रखो, खुले से लाइट लगती है। ठीक है, उसका मॉइस्चर कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये, बरसात के दिनों में घाव कितना सड़ते हैं, देखा है घाव सड़ते हुए, क्यों, क्योंकि मॉइस्चर है। दूसरी चीज़, हवा अगर नहीं लगेगी, आप पट्टी बांध के रखोगे तो क्या होगा, घाव सड़ेगा। इसलिए आजकल पता है आपको कि जितने भी वुंड होते हैं उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, अगर किसी का वुंड हील नहीं होता है तो नर्स क्या करेगी, ऑक्सीजनेशन करेगी। क्या करेगी, ऑक्सीजनेशन। हाइपर ऑक्सीजनेट करने से टिश्यू में हीलिंग अच्छी होती है। दूसरा, नर्स और क्या करेगी, नर्स उसको विटामिन सी देगी। क्या देगी, विटामिन सी देगी। विटामिन सी से भी हील नहीं होता है तो नर्स जो है उसको प्रोटीन डाइट देगी। क्या देगी, प्रोटीन डाइट देगी। ये सब खेल किस पे है, ये सब इन्वायरमेंट का खेल है। ठीक है, देखो वहां पे क्या लिखा है, ऑक्सीजनेशन लिखा है, एयर है। नेक्स्ट क्या लिखा है, विटामिन सी एंड प्रोटीन डाइट। किसका काम है, फूड का काम है। ठीक है, वुंड की क्लीनिंग अगर अच्छी होगी तो यहाँ पे देखो ये वाटर है और ये क्या है, क्लीनिंग। ड्रेसिंग अगर बराबर होगी तो ये सब सही होगा। तुम वही थियोरी को यूज कर रहे हो सब जगह पे, बस अपन उसका नाम नहीं ले रहे कि इन्वायरमेंटल थियोरी में ऐसा कहा गया। अपन सिर्फ सवाल रटते हो ना सवाल। परीक्षा में एक बार सवाल आया कि साहब वुंड की हीलिंग के लिए कौन सा जरूरी है, कि साहब एक बार सवाल आ गया विटामिन सी, तो तुमने घोट लिया सवाल को, विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी। अब तुम्हें वुंड हीलिंग में कौन सा है तो तुम्हारे जहन में एक ही आंसर आता, विटामिन सी, और तुम उसको ढूंढते हो, विटामिन सी कहाँ है ही नहीं, डूब गया। ठीक है ही नहीं, आ ही नहीं रहा उत्तर, विटामिन सी है ही नहीं। वहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजनेशन है क्या, बिल्कुल है ऑक्सीजनेशन। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कौन कहता है, इन्वायरमेंट कहता है कि साहब एक अच्छी डाइट प्रोटीन वाली होगी, विटामिन सी होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, वुंड क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा। आज से 20 साल पहले की अगर कहानी सुनोगे तो जितने भी बड़े घाव हुआ करते थे उन घाव के ऊपर अंडों का लेप किया जाता था। क्या किया जाता था, अंडों का लेप किया जाता था, वुंड हील ही नहीं होते थे। अब सोचो अंडों का लेप क्यों किया जाता था, अरे भैया अंडे का जो वाइट वाला पोर्शन है वो प्रोटीन है, और वो प्रोटीन अगर तुमने घाव पे लगा दिया तो वो हीलिंग करेगा। ठीक है, तो आपने वो हीलिंग करवा दी ना उस वुंड की, तो वो था क्या, था तो प्रोटीन ही ना। प्रोटीन डाइट उसने खाई नहीं, वो अंडा खा नहीं सकता है, पर आपने कर दिया क्या, आपने लेप लगा दिया उसका। आप प्रोटीन खाते नहीं हो, अंडा खाते नहीं हो, जबकि टीपीएन आता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसमें तो अंडा आता है। क्या तुम मरीज को कभी पूछा है कि अंडा खाते हो कि नहीं खाते हो, हैं तो भी चढ़ाते हो ना। लोगों को लिख के देते हो विटामिन D3 कि विटामिन D3 के कैप्सूल खाने चाहिए, विटामिन D3 की सिरप पीनी चाहिए, विटामिन ए की सिरप तुम बच्चे को पैदा होते ही पिलाते हो। क्या तुमने कभी पता किया विटामिन ए कहाँ से आ रहा है, फिश, कॉड लिवर ऑयल, पढ़ा, ज्ञान लगाया नहीं, वो तो तुम्हें अब ध्यान दिलाया जा रहा है कि उस चीज़ को देखो, इधर दिया ना बच्चों को, पिलाया ना, बोला हाँ पिलाया। वेजिटेरियन है, बोला हाँ, तो क्यों पिलाया फिश ऑयल, क्यों पिलाया फिश ऑयल, पर पता नहीं होता है तब तक सब चलता है।
जब पता हो जाता है तब दिक्कत आती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है हीलिंग में है। तो लोग अंडे को कहते हैं ना, अंडा यक कितना गंदा लग रहा है सुन के, ठीक है, वो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो अंडा चेप दो। लोग बोलता है कि साहब केक खाता हूँ मैं पर अंडा नहीं खाता, क्या रीज़न है? सब चिपकाते हैं अंडा उसके अंदर, ठीक है। हर जगह पूछते हो क्या एगलेस है, एगलेस है, एगलेस है। कितने लोग वेजिटेरियन है? कितने लोग वेजिटेरियन हो? अच्छा, अब इसमें से एगिटेरियन कितने? कुछ होता है ना, आई एम प्योर वेजिटेरियन बट आई एम एगिटेरियन ऑल्सो। अंडे वाले भी वेजिटेरियन भी तो है। तुम लोग अंडा नहीं खाते हो, वेजिटेरियन सारे, कोई अंडा नहीं खाता। यू नेवर टेस्टेड, बहुत अच्छा होता है, खाया करो बावड़ो तुम। अच्छा देखो तुम, ये कह रही है मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, अंडा मैं खाती नहीं हूँ, सिर्फ माथे में लगाती हूँ, ठीक है। तो भाई मुंह से नहीं लगा के शरीर पे पोत दिया तो एब्जॉर्प्शन तो हुआ ही है ना, है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग गया तो है। चलो यहाँ ध्यान रखना है, क्रॉस वेंटिलेशन किस में जरूरी है? क्वेश्चन का ध्यान रखना, किस में जरूरी है? टीबी में। जितने भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, जो आपकी ड्रॉपलेट से एयरबॉर्न से फैल रही है, उन सभी में क्या जरूरी है? क्रॉस वेंटिलेशन। दूसरा, अगर जितनी ड्रॉपलेट और क्रॉस वेंटिलेशन वाली प्रॉब्लम्स है उससे बचोगे कैसे? बचोगे कैसे? एकमात्र उपाय होना चाहिए ना, क्या? धूप है तो क्या यूज करोगे? धूप है तो क्या यूज करोगे? फुल स्लीव के कपड़े, ठीक है, और छाता यूज करोगे। तो जब मुंह से कोई फेंक रहा है धुआं, ठीक है, तो मास्क रखो। क्या रखो? मास्क। तो जब कभी भी ऐसा हो कि प्रॉब्लम एयरबॉर्न है, ठीक है, या फिर कैसी प्रॉब्लम है? ड्रॉपलेट है, तो आप ऑलवेज क्या यूज करेंगे? मास्क। ये सवाल मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं बार बार कि आपका थोड़ा कॉमन सेंस सुधरे। क्या सुधरे? कॉमन सेंस सुधरे, और वो रट्टा लगाने वाली जो आते हैं ना तुम्हारी, वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। क्योंकि तुम सब लोगों ने घोटे हुए सवाल है और लिखे, नंबर आए, पास हो लिए और मजे कर लिए, ठीक है। अब एक आधा कोई हाथ खड़ा करे, मार से यूं मत गो, टॉपर हूँ क्लास रो, ठीक है, तो ही रट नहीं आए हो भाई, ठीक है। टॉपर हो तो भी रट के ही आए हो, ठीक है, और नहीं रट के आए हो तो अच्छी बात है, पढ़ने का तरीका सीखे हुए, ठीक है। हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, पर रटो मत, चीज़ों को समझ लो। अगर समझ लिए तो ये चीज़ें कहीं सरकने वाली नहीं है, वो फिक्स रहेगी चीज़ें। एक कहानी ख़त्म, वाटर। जिस कहानी को रोज़ का इसने कि साहब सब क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए। अगर ये दूषित हुआ तो क्या होगा? कॉलेरा। और खुद किनू मरी? कॉलेरा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कॉलेरा में किस कलर का स्टूल आता है या किस कलर का डायरिया आता है? राइस वाटर। मान लेता हूं तेरा सवाल, राइस वाटरी स्टूल, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, लाइट का हो गया। लाइट के लिए, वुंड की हीलिंग के लिए लाइट है, तो ये एक थियरी कहती है। अच्छा, क्लीनिंग जब आई है तो वुंड की क्लीनिंग कहां से कहां करोगे? आउटर से इनर, इनर से आउटर। लड़ो सब लोग, लड़ो लड़ो। कौन सा? आउटर इनर, इनर आउटर। समझ आ गया, मेरा आ गया। ओके ओके। अरे डब जाओ, डब। सुनो मेरी बात, सुनो, मेरे को सब समझ आ गया, तुम सब होशियार हो। इधर देखो, जब कभी भी वुंड की क्लीनिंग करनी हो, शब्द आएगा वुंड क्लीनिंग। तो वुंड होंगे दो तरीके के। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक वुंड होगा स्टेराइल, कैसा होगा? स्टेराइल वुंड। और एक होगा अनस्टेराइल वुंड, ठीक है। स्टेराइल वुंड किसको बोलता है? साहब वुंड का तो स्टेराइल होता है, वुंड तो हमेशा अनस्टेराइल होता है। सर्जिकल वुंड, क्या दो एग्जाम्पल दो। सर्जिकल वुंड कैसा? वो तो था कोई लारू गप मारी और तुमने सुन लिया, तुमने छेप दिया आगे मेरे तक। मुझे भरोसा है तुम सब लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, वो जब तक किया हुआ नहीं है तब तक आनी नहीं है। बताओ
सिजेरियन, LSCS किया तो स्टेराइल वुंड है। अच्छा, किसी का लैप ऑपरेशन किया हो तो स्टेराइल है। अच्छा, किसी को गन शॉट लगा हो तो अनस्टेराइल है। क्यों, गोली स्टेराइल नहीं होती है? अच्छा, किसी के चाकू घोप दिया हो तो मल्टीपल पेनिट्रेशन ऑफ द वुंड स्टेराइल है। सुनो, जिस किसी घाव को करने के लिए जब बनाया गया घाव तब स्टेरिलिटी मेंटेन की गई हो वो स्टेराइल है। ऑपरेशन करोगे, ड्रेसिंग करोगे, कोई भी काम करोगे जहां पे आप कट लगा रहे हो, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया तो आप सर्जिकल ब्लेड से कट लगा रहे हो ना, तो स्टेराइल है। आपने स्टेराइल प्रोसीजर मान के ही तो किया। ठीक है, अगर हाथ का ऑपरेशन कर रहे हो तो इसको स्टेराइल तरीके से तो काटा। ठीक है, सिजेरियन किया तो स्टेराइल तरीके से काटा। तो ऐसे सभी वुंड जिसमें आप स्टेराइल टेक्निक फॉलो करते हो वो सब कैसे वुंड है? स्टेराइल वुंड है। तो एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे, ठीक है, तो आप खूब सारे लिख सकते हो। LSCS लिख दो, या फिर कोई भी अपेंडिसाइटिस लिख दो। क्या लिख दो? अपेंडेक्टमी लिख दो। क्या आपने अपेंडिक्स हटा दिया? कोई भी सर्जरी लिख दो। जो भी सर्जरी आप कर रहे हो जिसमें स्टेराइल चीज फॉलो हो रही है वो स्टेराइल वुंड है। अब अनस्टेराइल का मतलब यह है किसी ने चाकू गोप दिया, तो कौन सा चाकू पहले ऑटोक्लेव करा के लाया और फिर तुम्हारे गोपा? नहीं ना, वो तो सीधा उठा के लाया और गोप दिया। कोई लकड़ी का हिस्सा था ऐसे और फेंका, किसी के आंख में गोप दिया, तो वो स्टेराइल है क्या? नहीं है स्टेराइल। किसी ने चलते चलते वो ताश के पेपर से गला काट दिया, वो वुंड कैसा है? पेपर से गले करते हैं ना, तुम्हारी कॉपी के पेपर से भी कर सकता है। ठीक है, सिर्फ जो है उसमें शार्पन एंड होना चाहिए और फेंकने की स्टाइल होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा जर्क मारो जो छेद कर देगा वो, ठीक है, मारने की स्टाइल होनी चाहिए। तो अनस्टेराइल वुंड का मतलब क्या है? जो भी अनस्टेराइल है इसका मतलब ये है, चाहे वो आपका, ठीक है, नाइफ हो, क्या हो, नाइफ हो, या फिर कोई भी वुडन पीस हो, क्या पीस हो, वुडन पीस हो, ये सभी जो है वो अनस्टेराइल वुंड्स हैं। ठीक है, कोई घाव बना हुआ है जैसे आपका बेड सोर है, क्या है, बेड सोर है, इन सभी को अपन अनस्टेराइल कहेंगे। अब स्टाइल अनस्टाइल में तो कंफ्यूजन नहीं है। रेडी, सब समझ गए? हेलो, नेक्स्ट, स्टेराइल अगर है तो क्लीनिंग कहाँ से कहाँ करनी है? ये स्टेराइल है और ये अनस्टेराइल है, किधर से किधर जाना है? देखो, बाहर से अंदर की तरफ जाऊंगा तो मतलब क्या है? लॉजिक सोचो, बाहर सब साइडें जो है वो खराब है। ठीक है, यहाँ से घूम के लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, सब कचरा उठा के कहाँ डालूंगा? यहाँ डालूंगा। गाँव ठीक होगा क्या? उम्र तो चली गई भाई, अब मक्खियाँ पीछे पड़नी है। ये भी कह रही है ठीक है, हो गया भाई, बस कर। पढ़ाने दे, याद आ गई, बीच छोड़ने जाऊंगा। चलो, स्टेराइल, तो स्टेराइल में क्या हुआ? अगर कोई भी वुंड है, अगर आप बाहर से किसी चीज को लेके आप अगर उस सेंटर पॉइंट पे डालोगे तो सब कचरा बाहर से इकट्ठा करके कहाँ लाए? सेंटर में लाए, तो वो तो इन्फेक्टेड और कर दोगे ना। तो वुंड अगर स्टेराइल है तो जगह क्लीन आप अंदर से किस तरफ जाओगे? बाहर की तरफ। कि भाई अंदर से साफ करते हुए सब कचरा किस तरफ ले जाओगे? बाहर की तरफ। तो कभी भी आपका वुंड जो है, ठीक है, इसका अगर ड्रेसिंग करना है, ट्रीटमेंट करना है इसका, तो आपको क्या करना है? इनर टू आउटर जाना है। किधर जाना है? इनर टू आउटर। बात समझ में आ गई? दूसरा, इन्फेक्टेड है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उसमें तो सभी कचरा क्या करो? अंदर डालो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसका उल्टा कर दो यहाँ पे कि इसका जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो क्या करोगे? आउटर से इनर किया जाएगा। अब परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो एग्जाम्पल देख के सवाल आते हैं, और अपन ने तो सिर्फ एक सवाल रट्टा लगाया, कहीं पे मिल गया कि साहब वुंड की क्लीनिंग किधर से किधर? इनर से आउटर। अब उसने साफ साफ लिख दिया कि एक आदमी है जिसके साथ में कोई अटैक हुआ और उसके मल्टीपल पंचर हुए हैं नाइफ से। वुंड को क्लीन कहाँ से कहाँ करोगे? अपने तो अभी भी पड़ा हुआ वही है ना, इनर से आउटर। देखो
धर्म भैया लेके जाओ ना इसको। संतोष थैले में डाल दे इसको, बड़ी होगी जिस दिन ले जा। चलिए नेक्स्ट सुनो, अभी पड़ी रहने दो, आपको रखना है? नहीं नहीं रहने दे, पाप करवाएगी, 10 रुपए का दान और करना पड़ेगा। बुढ़ापे में मेरे को याद आएगी नहीं मक्खी, क्या मैंने इस मक्खी को मार दिया, सही है कि नहीं? किसी दिन बुढ़ापे में मेरे ऊपर आके बैठेगी तो मुझे ऐसा लगेगा ये वही वाली है जो मुझे परेशान कर रही है। वो एक मक्खी मूवी भी तो है, देखो उसको, समझो कुछ। कौन है ये? कोई आशिक वासिक है, कोई बोर्ड वोर्ड वाला? जा जा जा। चलो इधर देखो, वुंड क्लीनिंग समझ आ गई। सवाल को पढ़ते हुए ध्यान देना है, सिर्फ एक शब्द उठा के आंसर नहीं देना है। सिर्फ वुंड देखा और सीधा नहीं लिखना है कि इनर से आउटर। सवाल ये कहेगा कि एक पेशेंट LSCS के लिए जो है वो प्लांट था और उसका LSCS का आज डे 2 है और उसकी ड्रेसिंग करनी है, तो नर्स उसकी ड्रेसिंग कैसे करेगी? तो पहले आपको समझना क्या, वुंड है, LSCS नाम आया है, मतलब कंडीशन कौन सी है? स्टेराइल है। क्लीनिंग किधर से किधर? इनर से आउटर। ये लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर किसी ने कहा कि एक पेशेंट जो है वो कारपेंटर का काम कर रहा था और एक लकड़ी का टुकड़ा वहां से उछला और आंख के अंदर क्या कर गया? पेनिट्रेट कर गया, उसकी ड्रेसिंग आपको करनी है, तो नर्स उसको क्लीनिंग कहां से कहां करेगी? वुंड नाम ही नहीं दिया, ठीक है। तो आपको ये मानना है कि वो जो ऑब्जेक्ट गया है वो क्या है? अनस्टेराइल है। क्लीनिंग कहां से कहां होगी? आउटर से इनर होगी। तो इसमें आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये किसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ। बात समझ आई? ऐसे खूब सारे ऐसे सवाल पढ़ोगे जिसमें आपको हमेशा डाउट रहेगा। तो मैं आपके डाउट नहीं रखना चाहता कि ये डाउट हमेशा रहेगा तो आपको परेशान करेगा। कभी तो तुक्के में सही लग जाएगा कि इनर से आउटर वाला ही था और इनर से आउटर वाला लग गया तो सवाल राइट, पर जिस दिन ये लग गया उस दिन तो बर्बाद हो जाओगे, 1 नंबर से रह गए पीछे। उस दिन याद आएगा कि साहब ये सवाल उसकी वजह से गलत हुआ। तो ये ध्यान रखना। क्लियर? कितने सवाल हो गए एक थियरी में? एनवायरमेंट की थियरी। दूसरा, गंदे पानी से, गंदे खाने से बीमारी कौन सी होती है? कॉलेरा। कॉलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलेरा के अंदर जो है स्टूल किस कलर का आता है? राइस वाटरी स्टूल आता है। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट का क्रॉस वेंटिलेशन नहीं रहा तो सबसे ज़्यादा रिस्क किसकी है? टीबी होने की रिस्क है, या फिर ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न डिजीज होने की रिस्क है। अगर किसी को ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करना है तो नर्स को या उसके रिलेटिव को किस चीज़ को फॉलो करना है? मास्क रखना है। क्या रखना है? मास्क रखना है। अब लोग लिख देते हैं उसमें गाउन चाहिए, मास्क चाहिए, एप्रन चाहिए, या फिर ग्लव्स चाहिए, शू कवर चाहिए, क्या चाहिए? तो सिर्फ लॉजिक, क्या चाहिए? मास्क चाहिए। पूरा किट पहन के जाने की ज़रूरत तो नहीं है। नेक्स्ट चीज़, अगर वुंड है तो वुंड को हीलिंग के लिए क्या क्या जरूरी है? वुंड को हीलिंग के लिए 100% ऑक्सीजनेशन। कितना परसेंट? 100% ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट क्या? विटामिन सी। नेक्स्ट क्या? प्रोटीन डाइट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देनी है। विटामिन सी का रिच सोर्स कौन सा है? विच इज द विटामिन सी रिचेस्ट सोर्स? आंवला। क्या है? आंवला। ध्यान रखना, नींबू कोई करन आ गई हो नहीं तो तुम्हारे घर पे नींबू बांध दूंगा मैं लाके, ध्यान रख लेना। क्या है? आंवला, जिसको क्या बोलते हैं? इंडियन गूसबेरी। क्या बोलते हैं? इंडियन गूसबेरी। लोग सोचते हैं कैसे? लॉजिक देखो, ठीक है। मैंने आंवला भी खाया, मैंने नींबू भी खाया। आंवला कम खट्टा लगा और नींबू मुझे ज़्यादा खट्टा लगा, ठीक है, इसलिए नींबू खट्टा है, ठीक है। परीक्षा में ऐसे दिमाग लगाते हैं लोग, बोले आंवला तो खट्टा होता ही नहीं, मैंने अभी खाया था, सीजन है अभी, ठीक है। नींबू ज़्यादा खट्टा होता है। नींबू का तो सत्व भी बनाते हैं, उसमें भी डालते हैं, खराब नहीं होता। आंवला तो जल्दी खराब हो जाता है। और राइट किसको करके आओगे? नींबू को करके आओगे। इसलिए पहले बोल रहा हूँ, बचीड़ किस पे लगाना है? आंवला पे, नींबू पे नहीं लगाना है। नींबू को सिर्फ जो है वो दरवाजे आगे बांध दिया करे, ठीक है, जब ग्राहक नहीं आवे उन टाइम ठीक है।
तो ये आंवला है और आंवला को इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं। चलिए, प्रोटीन डाइट, किसमें प्रोटीन, रिचेस्ट प्रोटीन सोर्स, एग, और कोई, सोयाबीन। नहीं बोलने वालों के लिए क्या लिखना, भाषा समझ आती है हमारी? कहाँ के हो तुम दोनों? यूपी के। भाषा तो समझ आती है मेरी? हाँ ठीक है, नहीं तो मेरे हिंदी वाली तकलीफ रहेगी। ठीक है, मेरे को हिंदी विंदी नहीं आती है, ठीक है, इंग्लिश भी नहीं आती। इसमें एक ट्रांसलेटर लगा हुआ है, वो सिर्फ लिख लेता है, कुछ नहीं आता मेरे को। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, तो मेरी भाषा को ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है? नहीं समझ में आया तो बोल देना, मैं ट्रांसलेट करके फिर बता दूंगा। नहीं आवा है, हेल्ला पाड़ो। चलो सुनो, अभी किधर थे? इधर। प्रोटीन डाइट जो है वो रिचेस्ट सोर्स अगर कोई भी कहे तो आप कंफ्यूज रहोगे कि किस में सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे ज़्यादा, एग में ज़्यादा कहूँ या सोयाबीन में ज़्यादा कहूँ? तो साहब ध्यान रखना, सोयाबीन में एग से ज़्यादा प्रोटीन होता है। किस में ज़्यादा होता है? सोयाबीन में। ध्यान रखना, सोयाबीन। और किस में होता है? एग में। सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, एग इज ऑल्सो रिचेस्ट सोर्स बट नॉट वेरी रिचेस्ट सोर्स। पर प्रॉब्लम यह है कि जब आप डाइट किसी को प्लान करोगे तब उसमें समस्या यह है कि मैं सोयाबीन किसी को 100 ग्राम सोयाबीन खिलाऊंगा तो उसमें से ओनली 20% ही एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा? 20% ही एब्जॉर्ब होगा। और अगर मैं एग खिलाऊंगा 100 ग्राम एग तो उसमें से 95% एब्जॉर्प्शन है। कितना एब्जॉर्प्शन है? 95%, 95% उसका एब्जॉर्प्शन है। इसका मतलब यह है कि रिच होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? मेन चीज क्या है कि फर्क किस में ज्यादा आएगा? एग खाने से ज्यादा आएगा। इसलिए बोलते हैं कि एग की नेट प्रोटीन वैल्यू, क्या बोलते हैं? नेट प्रोटीन वैल्यू जो है वो अच्छी है, इसलिए एग को सबसे अच्छा माना गया। पर सवाल गड़बड़ मत करना, विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? सोयाबीन, ठीक है? विच इज द, ठीक है, विच आइटम हैविंग द मैक्सिमम नेट प्रोटीन वैल्यू, तो वो किसकी रहेगी? एग की रहेगी। इसलिए सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? एब्जॉर्प्शन का कहे एग अच्छा है, ठीक है? खाने में कहोगे एग अच्छा है, एब्जॉर्प्शन है, प्लाएबल है, नेट प्रोटीन वैल्यू अच्छी है। पर सबसे ज़्यादा सोर्स अच्छा कौन सा है? सोयाबीन का है। सवाल गलत नहीं करोगे? अभी समझ आई? सवालों को समझना, जो भी हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, एक शब्द चेंज हुआ नहीं और आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। उसने अगर लिख दिया कि साहब रिचेस्ट सोर्स कौन सा है तो सोयाबीन है, अगर उसने लिख दिया कि नेट प्रोटीन वैल्यू किसकी अच्छी है, नेट प्रोटीन वैल्यू अच्छी एग की है। जब सवाल करोगे तब समझ आएंगे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये जो परसेंटेज लिखे हैं ये एब्जॉर्प्शन के परसेंटेज है। किसके परसेंटेज है? एब्जॉर्प्शन के हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो यही रहेगा, सेकंड नंबर पे एग रहेगा। पर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी में एग की नेट प्रोटीन वैल्यू अच्छी है, सोयाबीन की जो है वो कम है उसके कंपैरिजन में। इसलिए जो बोलते हैं कि जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं वो सब अब एगिटेरियन में आ गए। किस में आ गए? एगिटेरियन में। क्योंकि जो वाइट एग होता है उसको अपन नॉन वेजिटेरियन में काउंट नहीं करते, वेजिटेरियन में काउंट करते। क्योंकि वाइट एग मुर्गी रोज़ देती है। क्या देती है? मुर्गी रोज़ अंडा देती है, वाइट एग होता है, ठीक है? पर ब्राउन एग जो है वो कब देती है? ठीक है, वो 7 दिन 10 दिन के अंदर देती है। उसके अंदर जीव होता है, वाइट एग में जीव नहीं होता है। जितने अंडे खाने वाले हो तुम बता दो ना भाई। हाँ, फार्मिंग वही पढ़ी हो, वो बता भाई कि कद उसमें से जीव निकलेगा। किसी घर में मुर्गी है? मुर्गी है? हाँ, 8वें दिन निकलता है, ठीक है? तो जिसमें जान रहेगी उस अंडे से जो मुर्गी बनेगी वो हर 7वें दिन या 8वें दिन होगा। और बाकी वाला अंडा जो है वो डेली देती है, ठीक है? और उस डेली वाले को ही आप खाते हो, तो इसमें जीव नहीं है, इसलिए लोग बोलते हैं कि ये वेजिटेरियन है। तो मैडम कंटिन्यू, ठीक है? खाना चालू कर दो। चलो नेक्स्ट, क्लियर? ये आगे वुंड क्लीनिंग। वुंड क्लीनिंग में स्टेराइल एंड अनस्टेराइल,
स्टेराइल को क्लीन किधर से किधर करना है, इनर से आउटर, और अनस्टेराइल है तो किधर क्लीन करना, आउटर से इनर। छापो अभी, लिखो इसको। हेलो, गॉसिप नहीं, फटाफट जल्दी लिखो, और होते ही जो है मेरे को बोलो, तो फिर अपन नेक्स्ट काम करते हैं। और ये जैसे मैंने लिखा हुआ है ना वैसे नहीं लिखना है, ठीक है? अटिन यूं तीर, अटिन कर्ण, अटिन कर्ण, घुमा घुमा, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है? ऐसे लिखो, पहले इन्वायरमेंट में ये चीज़ें ज़रूरी है, फिर नीचे क्वेश्चन मार्क लगाओ और लिखो कि इन्फेक्टेड वाटर और फूड से कॉलेरा होता है। कॉलेरा में राइस वाटरी स्टूल होता है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विब्रियो कॉलेर है। बताए तो सही, बताए ना तुम लोगों को? हाँ, तो लिखो। तो सब प्राइवेट स्कूल के प्रोडक्शन हो तुम लोग। मार्स नोट्स बनान बढ़िया रटा ना बेटा, कल पेपर में ये आवेला रटा ना जियो, ठीक है? और तुम रट के आ जाते, फिर बोलते हैं 95%, 98%, और इधर तुम्हारे जो 36% नहीं बन रहे। सरकारी स्कूल से हो? चलो वेरी गुड। मटिया चड्डी बताओ, ब्लू वाला शर्ट बताओ, आजकल नेवी ब्लू हो गई ना पैंट, वाइट शर्ट ब्लू पैंट, वाह ऑफिसर हो गए फिर तो। जब सवाल करोगे और जब इनके आंसर आएंगे ना, तो बड़ी अच्छी स्माइल आएगी तुम्हारे चेहरे पे। तो कांच के सामने जाना, देखना कि तुम भी अच्छे दिखते हो, सच में अच्छे दिखोगे, देखना तुम लोग। मम्मी का फीडबैक मत लिया कर रहे, ठीक है? पापा का लिया करो। पापा आईना है, वो 1 मिनट में जो है वो दिखा देते आईना, बोले कहाँ तक हो तुम। एक बच्चा घर पे टिफिन भूल गया, स्कूल जा रहा था, टिफिन भूल गया जल्दबाजी में। अनपढ़ पेरेंट्स थे, पर प्राइवेट स्कूल में डाल तो दिया। माँ गई भागे भागे पीछे, स्कूल का गेट बंद हो गया। तो गार्ड साहब को बोला ये टिफिन मेरे बच्चे को दे देना। बोले बच्चे का नाम क्या? बोले स्कूल का तो नाम मुझे पता नहीं, और घर पे तो हम लोग सब डुगू डुगू करते रहते हैं। वो स्कूल का नाम नहीं पता, ढूंढूंगा कैसे? बोले पता नहीं भाई, ढूंढ लेना तू, अब जैसे ढूंढे वैसे। बोले ठीक है। बोले कि कोई तो बताओ चीज़ कि भाई कोई तो निशानी होगी तुम्हारे बच्चे की। बोले सबसे, पूरी स्कूल में सबसे अच्छा बच्चा हो, सुंदर बच्चा वो मेरा है, तू उसको टिफिन दे देना। गार्ड गया, ढूंढा पूरी स्कूल, सबसे सुंदर बच्चा एक दिखा, उसको टिफिन दिया और आ गया। बच्चे की छुट्टी हुई, घर गया, माँ ने पूछा टिफिन मिला? बोले नहीं मिला। माँ का गुस्सा जो है 7वें आसमान पे। बोले आज तो गार्ड की टोपी वोपी सब फैला दूंगी। इतनी मुश्किल से टिफिन बना के लेके गई और बच्चे को टिफिन नहीं दिया। गई स्कूल दूसरे दिन, गार्ड की पकड़ी गुद्दी, ठीक है, इधर से कॉलर पकड़ गया, इधर आ बेटा, टिफिन क्यों नहीं दिया मेरे बच्चे को? बोल देखो माता जी, आपने क्या बोला कि सबसे सुंदर बच्चे को देना है। मैं पूरी स्कूल घूमा, मेरा ही टाबर मुझे सबसे सुंदर लगा, मैंने मेरे बच्चे को पकड़ा दिया। तो बेटा मम्मी से तो कभी फीडबैक नहीं पूछना, ठीक है? क्योंकि मम्मी हमेशा जो है ना, तुम जिस कंडीशन में, जिस हालत में हो, उसमें वो एक्सेप्ट करने की नेचर है उनकी, तो तुम उनके लिए हमेशा सुंदर रहोगे। दूसरों को पूछो तुम कि मैं कैसा हूँ, दूसरे बताएंगे नाक टेढ़ी, बाल ऐसे, फलाना ढिमका, सब बता देंगे। नेक्स्ट,
पेशेंट को नहलाने का फर्स्ट स्टेप क्या है? कटु नहला दो, हिनॉन कराना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर। पेशेंट को जब भी आप नहलाते हैं तो फार्थेस्ट पार्ट को सबसे पहले क्लीन करना है। फार्थेस्ट पार्ट को सबसे पहले क्लीन करना है। फार्थेस्ट पार्ट का मतलब ये होता है कि नहलाने के अंदर कभी भी आपका फेस नहीं आता है, ये एंड नहीं है। नहलाना यहाँ से नीचे है, ठीक है, नेक से नीचे वाला नहलाना आता है, ठीक है। जब भी आप जो है बेड बाथ बोलोगे तो बेड बाथ में शैम्पूइंग नहीं है, ठीक है, उसको आप शैम्पूइंग बोलते हो, ठीक है। ये जो है हिस्सा, इससे नीचे वाला हिस्सा जो है वो बेड बाथ है। और बेड बाथ में आप क्या करते हो, एक ऊपर टॉवल डालते हो और फिर इस साइड खड़े होना, तो आपका दूर वाला हिस्सा सबसे पहले क्लीन होना चाहिए, फिर नज़दीक वाला। उसका एक रीज़न है कि दूर वाला हिस्सा पहले क्लीन नहीं करके नज़दीक वाला करोगे तो मैंने इधर से साफ़ कर दिया हाथ, और फिर मुझे दूर वाला करने के लिए मैं उसके चिपकूंगा तो मेरी ड्रेस जो है उसके कांटेक्ट में फिर आ जाएगी, तो वो वापस क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए दूर वाला हिस्सा पहले क्लीन करना है, फिर नियर वाला करना है। तो फार्थेस्ट एंड शुड बी क्लीन फर्स्ट, देन द नियरेस्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं होगा, नहीं होगा। जो घाव अपन कह रहे हैं ना, उससे आउटर वाला जो चीज़ है वो कम इन्फेक्टेड होगा हमेशा। अंदर तो पस पड़ी है, इन्फेक्टेड इज ए पस। तो अंदर जब पस वाला है तो मैं पस वाले कंटेंट को अगर बाहर ले जाऊंगा देन बाहर वाला एरिया और इन्फेक्टेड हो जाएगा। हीलिंग जो होती है हमेशा वो आउटर टू इनर हीलिंग होती है। कैसी होती है? कभी घाव देखा है, ठीक है, अगर यहाँ ध्यान दो, इधर यहाँ पे अगर एक घाव है, ठीक है, ये घाव जब भरेगा ना तो आपने देखा है इसके कॉर्नर्स पहले हील होने चालू होते हैं, ठीक है। तो आउटर से कैसे जाएगा, इनर जाएगा, ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर से हीलिंग नहीं होती है कभी भी, नीचे से हीलिंग होनी चाहिए। ऊपर से तो तुम एक क्रस्ट है, उसको क्रस्ट को निकाल दोगे ना तो अंदर से हीलिंग नहीं हुआ है। एक सिजेरियन वुंड है, एक LSCS है, ठीक है। एक रीजन सुनो, LSCS में अपन कहते हैं कि अगले 5 साल तक आप वापस नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में नहीं जा सकते, ठीक है। अगर किसी को LSCS हो गया तो आप सेकंड डिलीवरी नॉर्मल नहीं करवा सकते हो, ना कोई करवाएगा, ठीक है। वो पहले पूछता है कि आपका प्रीवियस LSCS कब हुआ है। अपन कहते हैं कि साहब 2 साल हुए, इसका मतलब आपका अभी भी सिजेरियन ही होगा, चाहे वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन में क्यों नहीं है, सिफेलिक में क्यों नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि अभी तक वो ऊपर वाले स्टिच हील हो गए हैं पर अंदर से अभी भी घाव पूरे भरे नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट 5 years टू रिफिल, ठीक है। वो हील होने में कितना समय लगेगा? 5 साल लगेंगे। तो 5 साल अंदर के घाव को भरने में लगेंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं, जिसका सिजेरियन है उसका सिजेरियन ही करेंगे, चाहे वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन में क्यों नहीं हो। तो घाव अंदर से जब हील अप करते आएगा तब होगा। बाहर से तो स्किन हील हो गई, 15 दिन 20 दिन के अंदर ऊपर के स्टिच निकल जाएंगे, ठीक है। आजकल एब्जॉर्बेबल है तो वो स्टिच खत्म हो गए वहीं पे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर के हील होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं और ये फट के बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर किसी में हुआ ना ऐसा, मोस्टली देखो LSCS किसी को हो रखा है और किसी ने अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवाई है 2 साल 3 साल बाद, तो उसके अगले 6 महीने के अंदर जो है उसको इंसीजनल हर्निया होगा। कौन सा हर्निया होगा? इंसीजनल। क्यों? क्योंकि डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्शंस आए और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर पड़ा, और प्रेशर में वीक पॉइंट तो यही था जहाँ पे कट लगा हुआ था, तो वहाँ से वो फुटबॉल का, वॉलीबॉल का निकलता है ना एक ब्लैडर बार, वैसे यहाँ पे प्रोट्रूशन हो जाएगा। तो प्रोट्रूशन ऑफ एनी ऑर्गन फ्रॉम द कैविटी इट इज नोन एज हर्निया। और इंसीजन से आया इसलिए उसका नाम क्या हो गया? इंसीजनल हर्निया। तो ये समस्याएं हैं उनके साथ। ड्रेन की क्लीनिंग हमेशा ही, देखो ड्रेन किस में लगाएंगे? इनर टू, खत्म कहानी। इसलिए बोलते हैं कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन टू एवरीवन, ठीक है। हाँ, सिर्फ देखो आप, मैंने आपको क्या कहा, आप अपना एनसेफेलॉन यूज करना स्टार्ट करोगे ना, व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू यूज योर ब्रेन, ठीक है, तो आपको अपने आप रीजन मिलने लगेंगे, अपने आप आगे सवाल सोचने लगोगे और टेक्निक्स अच्छी आने लगेगी। देखो मेरे को सवाल कितने हैं मैं करा सकता हूं तुम्हें,
मैं एमसीक्यू बैच में यही काम कराऊंगा, पर एमसीक्यू बैच में मैं ये ज्ञान नहीं दूंगा। ठीक है, इस ज्ञान का मतलब यह है कि आपको जिंदगी में कभी रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि बैच ज्वाइन करो और बैच में पढ़ो, उससे फायदा होगा। ठीक है, वहां तो मैं सिर्फ बात करूंगा ये थियरी किसने दी, नाम लिया, चलते बनो वहां से, क्योंकि मुझे फटाफट सवाल कराने। नेक्स्ट, क्लीनिंग कहाँ से कहाँ करनी, इनर से आउटर करना है। ठीक है, बस खत्म। फिर आप दूसरा सोचोगे ही नहीं, मैं इतना आपको लूप ही नहीं दूंगा तो आप इतना सोचोगे। यहाँ तो मैं आपको खुद सवाल बता रहा हूँ कि यहाँ सवाल पूछो, ये लूप है यहाँ पे, इसलिए चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार ढंग से पढ़ लो, ज़िंदगी में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा और कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये सही तरीका यही है कि आप पढ़ो और फिर सवाल करो, फिर सॉल्व करोगे तो समझ आएगा। जहाँ गलती करोगे वहाँ खुद अपने आप थोड़ा सा सोचोगे तब समझ आएगा मैंने लॉजिक गलत लगाया। और फंडामेंटल प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, और प्योर प्रैक्टिकल है तो जब आप करोगे तभी सीखोगे, जब एजुकेशन आप लोगे तभी पता चलेगा। नहीं तो मैं कुछ भी करूँगा और मेरे को अगर सही करने वाला नहीं है तो मेरे हिसाब से वो मेरा किया हुआ सब सही है। डन। सर मैं थर्ड ईयर में हूँ, कैसे स्टडी करूँ? किताब खोलनी है और चालू करना, पहला पता हूँ लास्ट पन्ना तक, पास हो जाओगे। डन। बताएंगे थर्ड ईयर का पेपर हो तब बताना, तरीका बताएंगे कैसे पढ़ना है। अभी ये पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी थियरी कौन सी थी? सेल्फ केयर थियरी। ऑरेम्स सेल्फ केयर थियरी। ठीक है, हेडिंग लगाओ और फिर सुनो क्या कह रहा है ऑरेम्स। मारवाड़ी में ओरे का मतलब क्या होता है? ओरे का मतलब होता है कमरा। क्या मतलब होता है? ओरा। ओरा, ओरा का मतलब कमरा होता है। ठीक है, एक रूम। तो ओरे में कभी जाना होना तो सिर्फ खुद के साथ जाना। ठीक है, सेल्फ के साथ, याद रहेगा ये कमरा मेरा है। सब लोगों ने घर में रूम तो बांट ही रखे हैं, वो कमरा मारो है, वो कमरा मेरे मम्मी पापा का है, ये मेरे भैया का भाभी का है। तो ये कमरा ओरा जो है वो किसका है? सेल्फ का है। और ज़्यादा इंग्लिश वाले जो लोग हैं ना वो बोलते हैं मेक योर ऑरा, AURA, ऑरा। ठीक है, अपने चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट तय कर लो, इट्स एन ऑरा। ठीक है, तो उस ऑरा से भी समझ सकते हो वो खुद का सेल्फ का ऑरा है। ये इसलिए बता रहा हूँ, परीक्षा में अटू उटीन टेक दो लदे। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को आ रहे हैं मज़े और मुझे यूँ लग रहा है कि तुम कहीं पे खोटे ठोक के आओगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि ऑरम ये सेल्फ केयर है, कहीं पे इधर उधर कर मत लेना। आएगा ओरा और लिखोगे ये कि ये साहब एडेप्टेशन मॉडल है, ये एडेप्टेशन मॉडल नहीं है। ओरा जो है वो कौन सी है? सेल्फ केयर। अब सुनो, सेल्फ केयर का मतलब क्या है? सेल्फ केयर का मतलब खुद की केयर करना से लेना देना नहीं है। एक हॉस्पिटल में पेशेंट आया, ठीक है, सिक था, बीमार था, डायरिया हो रहा था, वॉमिट हो रहा था, खुद की केयर नहीं कर पा रहा, पड़ा था। आपने ट्रीटमेंट किया, उस पेशेंट को उठा लिया। ठीक है, कि अब ये ठीक हो गया। तो अब उसके बाद में आप धीरे धीरे उसको खुद का काम करने के लिए दोगे ना, कि नहीं दोगे? भाई पहले तो उसकी पॉटी, यूरिन सब कुछ जो है वो अपन बेड पे करा रहे थे, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी उठ के जाने की। अब अपन उसको धीरे धीरे करेंगे कि भाई साहब अभी आप उठ नहीं सकते हो तो कम से कम ये ग्लास पड़ा है साइड रेल इस पे रैक पे, तो आप उठा के पानी पी सकते हो, तो उसको खुद को हाथ में दो। अगर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेल्फ किया हुआ काम ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं खुद अपने आप से नहाता हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई और नहलाएगा तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। मैं खाना मेरे हाथ से खाऊंगा, मुझे सेटिस्फैक्शन मेरे हाथ का सेटिस्फैक्शन है, दूसरों के हाथ का नहीं है। इसलिए इसने ये थ्योरी बनाई है सेल्फ, क्योंकि एक एंड कहीं पे जाके आपको लगेगा कि ये केयर मुझे ही मेरी करनी चाहिए, और कोई करता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मरीज को क्या करना है? मरीज को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। क्या बनाना है? सेल्फ डिपेंडेंट बनाना इस थियरी का काम है। क्या बनाना है? सेल्फ डिपेंडेंट। अगर किसी पेशेंट की टांग टूट गई, एम्पुटेशन कर दिया,
तो एम्पुटेशन के बाद में जैसे जैसे वो रिकवर करेगा, तो अब उसको बताओ ना कि तेरी एक्टिविटी क्या करनी है, तुझे वॉशरूम कैसे जाना है, तुझे क्रच कैसे यूज़ करना है, उसको सिखाओ। यही कौन बोलता है? RM बोलता है। तो कभी भी हॉस्पिटल में ऐसी कोई चीज़ आए, कोई एग्जाम्पल दे दे कि एक पेशेंट का एम्पुटेशन हो गया है, तो नर्स उसको कौन सी एजुकेशन देगी या कौन सी थियरी अप्लाई करेगी? तो नर्स को ऑलवेज कौन सी थियरी अप्लाई करनी चाहिए? सेल्फ केयर थियरी, कि वो अपना खोटा खुद निकाल ले। ठीक है, बूढ़े आदमियों से सुना करो, कभी वो लोग बोलते हैं कि खुद का काम कर लेते हैं, ये हमारे लिए सबसे बढ़िया है। ठीक है, अगर एक घर में कोई भी वृद्ध आदमी है, अगर वो डेली एक्टिविटी खुद कर लेता है ना, तो बाकी काम करने में तुम्हें जोर नहीं आएगा, परेशानी नहीं होगी तुम्हें। ठीक है, वो बूढ़ा आदमी अपना खुद का कर लेता है। पर अगर वो रोज मोशन अंदर पास करता है और तुम्हें क्लीन करना पड़े, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, तुम्हें बड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि रोज रोज का ये झंझट है मेरे लिए। ठीक है, कोई ही नहीं करेगा। आपके पेरेंट्स अगर बेड में रहेंगे तो यू विल डू फॉर 5 to 10 days। ठीक है, फॉर दिखावा। ठीक है, सिर्फ सोसाइटी को दिखावा के लिए तुम लोग क्लीन करोगे, पर यू आर नॉट डूइंग बाय सोलफुली। ठीक है, आप अपने मन से, अपने सोल से नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको गड़बड़ लगने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि जब तक आप केयर दे रहे हो पेशेंट को, आप इतनी केयर दो कि कम से कम ADL, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, कौन सा हो गया? एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है वो मरीज क्या कर सके? खुद कर सके, सेल्फ कर सके। इतना पेशेंट को एबल बनाना है, तब कहोगे कि ये पेशेंट की केयर बहुत अच्छी हुई है, आपने केयर क्या दी है? बहुत बढ़िया केयर दी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये ऑरेम्स कहता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसके आगे की थियरी कौन सी है? रॉयज एडेप्टेशन, इसको बोलते हैं रॉयज एडेप्टेशन मॉडल। चीज़ों को समझना, इधर देखो, रॉयज एडेप्टेशन, रॉय हमेशा एक ऐसा बंदा है जो हमेशा अडॉप्ट करता है हर किसी को। ठीक है, अडॉप्ट, देखो रॉय एक क्रिश्चियन नेम जैसा लगता है ना, लगता है क्रिश्चियन जैसा, और क्रिश्चियन लोग हमेशा अडॉप्ट करते हैं किसी न किसी को। ठीक है, बच्चों को अडॉप्ट करना, इनमें ज़्यादातर ट्रेंड चला हुआ है। तो आप याद रख सकते हो रॉय से क्या है? अडॉप्टेशन है। रॉय ऑलवेज अडॉप्ट, चाहे वो हैबिट हो या और कुछ भी चीज़ हो, वो अडॉप्ट करता है। तो रॉयज अडॉप्टेशन मॉडल में ये कहता है कि अगर किसी पेशेंट का एम्पुटेशन हो गया, एम्पुटेशन डन, ठीक है, अगर उसका एम्पुटेशन आपने कर लिया, पर इसका प्रोफेशन से ये कूली है, क्या है? प्रोफेशन से ये कूली है। अब इसकी जिंदगी कैसे चल रही थी इस पेशेंट की? वो रोज रेलवे स्टेशन जाता, सामान उठाता, और सामान उठा के जब वापस बाहर रखता तब उसको पैसा मिलता था, उसकी जीविका चल रही थी, उसकी फैमिली चल रही। एक दिन ट्रेन के अंदर उसका पाँव आ गया, उसका पाँव कट गया। पाँव कट गया तो उसका रोजगार तो गया। वो रोजगार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो अब इसको ये एम्पुटेशन हो गया, तो मुझे इसको अपना काम दिलाना पड़ेगा, नहीं तो इसके ऊपर 4 लोग डिपेंडेंट है, कैसे घर चलेगा उसका? तो मुझे इस आदमी को क्या सिखाना पड़ेगा? एडॉप्टेशन सिखाना पड़ेगा। वो आदमी ये सोच सोच के रोएगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मैं रोड पे आ गया, कमाने वाला मैं एक ही आदमी था। तो नर्स को ये बोलना है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टांग गई है, जिंदगी नहीं गई है। ठीक है, आप समझो उस चीज़ को, सिर्फ एक टांग गई, एक टांग जाने से अगर परिवार बिखर गए तो फिर हमारे रहने नहीं रहने से फ़ायदा ही क्या? तो कहेगा क्या करना है कि साहब हम करवाएंगे ना, क्या करवाएंगे? रिहैबिलिटेशन। क्या करवाएंगे? रिहैबिलिटेशन। और रिहैबिलिटेशन में अडॉप्शन सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अडॉप्शन। अडॉप्शन का मतलब है कि एक टांग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हाथ है ना, क्या है, तो बस बना, कैंडल बना, मैं तुझे कैंडल बनाना सिखा देते हैं। ठीक है, घर में छोटी छोटी जो है वो टोकरी बनाना सिखा देते हैं, या फिर जो है वो हाथ का स्टिचिंग सिखा देते हैं। ठीक है, हाथ से आप बटन दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे खूब सारे ऐसे काम हैं जो किससे किए जा सकते हैं? हाथों से किए जा सकते हैं, जहाँ पैरों की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपने उसको क्या करा है? पहले तो सिचुएशन से क्या करवा दिया? अडॉप्ट करा लिया। अब वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे एक टांग नहीं है। फिर उसकी समस्या क्या थी? समस्या थी पैसा। मैं उस आदमी को चाहता तो मैं 50,000 दे के उस आदमी को बोलता कि ये 50,000 ले, तेरे घर वालों को खाना खिला और मौज कर। पर क्या 50,000 उसकी ज़िंदगी निकाल पाएगा बच्चों की? नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए मुझे उसको काम देना ज़रूरी है। क्या देना ज़रूरी है? काम देना ज़रूरी है। तो मैंने काम क्या दे दिया? रिहैबिलिटेशन से मैंने उसको क्या दे दिया? काम दे दिया। कि साहब काम कौन सा दे दिया? कैंडल मेकिंग। क्या दे दिया?
कैंडल मेकिंग दे दिया, या फिर आपने क्या कर दिया, वो स्टिक बनाना, स्टिक मेकिंग, ठीक है। बहुत सारे काम है, दुनिया भर के ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो आप कर सकते हो। ये जितने हस्त उद्योग वाले होते हैं ना, हाथों से बनी हुई चीज़ें लेके आते हैं, जूट की चीज़ें हैं बनी हुई, या फिर आपके और भी क्या बनाते हैं, जैसे गाँव में भी खूब सारे चलते हैं, एक बड़ा सा ट्रक आता है, ठीक है। जैसे अभी जोधपुर का बताता हूँ आपको, एक किसी ने, खूब सारी फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ जोधपुर के अंदर, ठीक है, पाली के अंदर और ऐसी जगहों पे। वो क्या करते हैं, एक ट्रक लेके सुबह चलते हैं, एक छोटा ट्रक, और वो गांव में जाते हैं, वहाँ पे पापड़ होते हैं ना, पापड़ जानते हो, खाने वाला पापड़, आम पापड़ नहीं, सिंपल पापड़, सिंपल पापड़ वाले इतने इतने से वो गोले किए हुए हैं उसके, ठीक है। वो तोलते हैं उसको, ठीक है, कि 5 किलो ये, ठीक है, और एक फीमेल को दे दिया, बोले ये 5 किलो लो, ठीक है, और शाम तक हमें दे देना। वो क्या करते हैं, उसको पापड़ का जो है पूरा रोल बनाते हैं, ठीक है, और वो उन्हीं पापड़ को पूरा वापस सेट कर देते हैं पॉलीथीन में। शाम को गाड़ी आती है, वो तुलाते हैं और उसके पैसे दे देते हैं, ये लो आपके 1 किलो के 50 रुपये देते हैं, 5 किलो के हिसाब से ये 200-250 रुपये बन रहे हैं, ये 200-250 रुपये पकड़ो, हमारा काम हो गया। ये क्या है, ये लघु उद्योग है, ठीक है, छोटा उद्योग है, जो उसको वर्कर कहीं और फुल टाइम के लिए नहीं चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, ऐसे काम डिवाइड कर लिया। तो जो लोग घर पे हैं वो काम ऐसा कर सकते हैं, तो ये ज़िंदगी चलाने के लिए उसका काम हो जाएगा, राइट। अब वो 5 किलो की जगह वो कहेगा मैं 20 किलो के बना सकता हूँ, तो वो रोज़ के 1000 रुपये कमा सकता है, और 1000 रुपीज़ कमाएगा तो कहाँ नुकसान है। आप बालों में चोटी बटन डालते हो ना, ठीक है, ये चोटी बटन में है क्या, एक रबर है और ऊपर एक कवर किया हुआ कपड़े का, ठीक है। तो कपड़ा लाके देते हैं, रबर लाके देते हैं, उसको सिर्फ स्टिच करना, 2 धागे लगाने, उसके वो कहते हैं 500 बनाओ हम 100 रुपये देंगे, 1000 बनाओ हम 200 रुपये देंगे। तो वो ये क्या है, ये छोटा काम है, और मैंने इसकी तरह से क्या दे दिया, उसको छोटा काम दे के मैंने उसको उसकी ज़िंदगी चलाना सिखा दिया। बात समझ में आई। तो किसी को पैसा देना, ठीक है, और मैंने इसकी हेल्प कर दी, हेल्प वो नहीं है, हेल्प है उसको क्या दो, उसको काम दो, उसका ज़िंदगी भर जो है वो रोटी खाएगा कमा के, ये अडॉप्टेशन है। इसको बोलते हैं रॉय अडेप्टेशन मॉडल, ठीक है, कि मरीज को उसका काम तक वापस पहुंचाना है, ठीक है। कोई पेशेंट है, ठीक है, जो परेशान हो रहा है कि साहब मेरी जॉब चली गई, मैं क्या करूंगा, अब ये है, तो उसको बोलेंगे तुझे काम आता है ना, एक कंपनी ने निकाला है ना, दूसरी कंपनी में ट्राई कर, 2 रुपये कम मिलेंगे पर अच्छी मेहनत कर, तो वापस जब नौकरी लगेगी, अभी कम मिल रहा है पर उसके आगे प्रमोशन होगा तो और अच्छा मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको बतानी है जो अपन कभी मरीज को नहीं बताते। आप तो कहीं करते हैं, जाते हैं, इंजेक्शन देगा, सेप्ट्राइक्सोन ठोका, बस मरीज आके बोलता है साहब उसके दर्द हो रहा है, अभी होने लगा है, बैठ जा जब, ठीक है, फिर चलाने लग जाते, बैठ जाते। ज़्यादा दर्द हुआ तो डॉक्टर साहब को बोलो, वो बैठे डॉक्टर साहब, उनसे पूछो, वो देख रहे हैं, और नहीं तो मैं नहीं देख रहा, वो देख रहा, उसको बोलो। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे तो नर्स के कोई काम नहीं है। हॉस्पिटल में 10 मिनट का काम, 5 मिनट में वाइटल लेना, ठीक है, 5 मिनट में दवा देना, 10 मिनट में नर्स फ्री। फिर तुम्हें वो 80,000 रुपये क्यों देंगे? देंगे क्या 80,000? नहीं देंगे 80,000। वो काम मांगते हैं आपको कि ये सब चीज़ें आपके उस पर होनी चाहिए। जब आप प्यार से पेशेंट को बोलोगे ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खड़े हैं ना यहाँ पे, ठीक है, आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, उस आदमी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। ट्राई इट, ठीक है। ये मैं सबसे ज़्यादा मेरे हॉस्पिटल में ट्राई करता हूँ कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में चलती है। क्या मैं थियरी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मेरे सब्जेक्ट में कोई हाथ नहीं डालता, ठीक है। तुम कितने भी देख लो, तुम्हारे यूट्यूब पे देख लो, फलानी जगह देख लो, सब जगह पे टीचर सर्च मार लेना, फंडामेंटल के टीचर कितने। फंडामेंटल के टीचर जो है वो इक्के दुक्के टीचर है, सब पढ़ाने आ जाएंगे, MSN पढ़ा देंगे, क्योंकि MSN में तो सेट चीज़ें, ठीक है, ना कोई गाइडलाइन चेंज हो रही है, ना कुछ चेंज हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, वही भले तुमने 2005 में पढ़ा है वो अभी भी वैसा ही है। फंडामेंटल में ऐसा नहीं है। फंडामेंटल में रोज़ गाइडलाइन चेंज हो गई तो आपको चेंज होना है, प्रोसीजर चेंज हो गया तो प्रोसीजर का गाइडलाइन आपको चेंज करके देना पड़ेगा, नहीं पढ़ाता कोई भी। और दूसरा, प्रैक्टिकल को साथ एड ऑन करके आप मरीज में कैसे करो, क्योंकि आजकल सारे एग्जाम्पल्स किस पे पूछे जाते हैं? प्रैक्टिकल पे, ठीक है, सब सिनेरियो बेस्ड। और सिनेरियो है क्या? हॉस्पिटल जब तक नहीं पता है तब तक आपका सारा काम जीरो है। तो इसलिए जाओ, मरीज को काउंसलिंग करो, मरीज अपने आप कह देगा, फीडबैक में नाम लिख के और जाएगा कि साहब ये नर्सिंग ऑफिसर बहुत बढ़िया है, मैं टेंशन में था, इसने मेरी टेंशन ख़त्म कर दी,
ठीक है, तो इससे मेरा जो है वो आधा स्ट्रेस कम हो गया, वो लिख के जाएगा बाकायदा। ठीक है, तो आप उसकी हेल्प करो, इस तरह से हेल्प कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है किसी को 10 रुपये निकाल के, और एक भिखारी है उसको 10 रुपये दे दिया, जा मौज कर। कितनी मौज कर लेगा 10 रुपये? वो एक विमल गुटका लावा ले करना, हाँ मौज ख़त्म, 2 मिनट में 2 पिचकारी में हो गया। ये मौज तो तुम करा देते हो उनको, ये मौज नहीं चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, लिखो अचार मेकिंग, यस वी कैन गिव अचार मेकिंग। ठीक है, सामान दे दो, अचार बना के दे दे। सर्दियां हैं, लड्डू बना के भी देते हैं लोग। चादरें, हाँ सब कुछ बनता है, उल्लू भी बना सकते हो। ये एडीएल का ही फुल फॉर्म है। ठीक है, रॉयज अडेप्टेशन का फुल फॉर्म जो है वो सिस्टर कैलिस्टा रॉय है। ठीक है, इसका पूरा नाम जो है वो सिस्टर कैलिस्टा रॉय है, लिख देना इस पे, सिस्टर कैलिस्टा रॉय अडेप्टेशन मॉडल। आ लो पीछे। हाँ, अगर अगरबत्ती मतलब वो स्टिक लिखा ना, वो अगरबत्ती है। ठीक है, ब्रांड नेम मत लिख देना, साइकिल अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती। क्या हो गया संतोष? 6 बजे अगरबत्ती लगा दो। पेमेंट ठीक हुआ, मैं तो 8 बजे उठता हूँ। एग्जाम 8 बजे कभी हुआ ही नहीं। ऐसा होता है तो मैं रात को उधर जाके सो जाता हूँ, उठता 8 बजे हूँ। डन, जल्दी लिखो, डू इट फास्ट। बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है। अरे भैया, ड्रीम 11 का और ये शेयर मार्केट का काम नहीं सिखाना उनको। ठीक है, तुम तो मरोगे ही मरोगे, उनके जो 100-200 पड़े हैं वो भी उड़वाओगे। वो कह रहा ड्रीम 11 में लगवा दो उसके पैसे। सही है भाई, सही है, जो तुम्हारे पास था तुमने आइडिया दे दिया है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मेरा। डन। कौन सा नेक्स्ट थियरी? अरे interpersonal theory is given by पेपला। ठीक है, इसको लिखते हैं आईपीआर। आईपीआर बनाने में पप्पू सबसे होशियार है। ठीक है, पप्पू का काम एक ही है, क्या बनाना? आईपीआर बनाना। ठीक है, और तुम्हें पता ही है, तुमने 4 साल तक आईपीआर ही बनाया है, इसके अलावा तुमने कुछ किया नहीं है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर जो तुमने आईपीआर बनाया है वो एकदम वाहियात आईपीआर था। ठीक है, उस आईपीआर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आईपीआर अपन कहता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप
थियरी जो दी है वो पेपलव ने दी है। तो पेपलव ने चीज़ें बताई है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ओरिएंटेशन करना है। फिर क्या करना है, फिर क्या, ओरिएंटेशन के बाद क्या करोगे, कुछ करोगे, प्री ओरिएंटेशन होता है, फिर ओरिएंटेशन होता है, फिर क्या होती है, वर्किंग होती है, फिर तो बोलो ना, ओरिएंटेशन, वर्किंग एंड टर्मिनेशन फेज। इसके ऊपर प्री ओरिएंटेशन लिख सकते हैं, प्री ओरिएंटेशन। चलो ये चार फिर लिखने लग गए तुम लोग। बाबू तटीला है, तो ऑल बाबूज एंड बाबीज, नॉट भेर बाबी। इन मुंडा मत हाथ रख रहे, इसके मुंह पे बोलना नहीं चाहिए, इसको हमेशा भाभी याद आती है, धोखा बड़ा लगा इसके साथ। चलो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थियरी, प्री ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, वर्किंग एंड टर्मिनेशन। जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। प्री ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, प्री ओरिएंटेशन का मतलब है कि मरीज को मैंने देखा नहीं, सिर्फ मरीज की चर्चा हुई है। क्या हुई है, चर्चा हुई है। कैसे, मैं एम्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जोधपुर के अंदर एक घटना घटी, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ जिसमें 50 से 200 लोग घायल हो गए। अब हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं तो मेरे पास में इमरजेंसी में कॉल आया कि साहब यहाँ पे 200 लोग घायल हो गए हैं, आपके हॉस्पिटल में कितनी जगह है। मैंने कहा साहब मेरे हॉस्पिटल में 50 पेशेंट मैं ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। तो उसने कहा 50 ऐसे मरीज़ भेज रहा हूँ जिनकी एक की टांग टूटी हुई है, 10 की टांग टूटी हुई है, 5 के सर फूटे हुए हैं, 5 को ब्लीड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मुझे मरीज़ आने से पहले, मरीज से मिलने से पहले मरीज़ की खबर है। क्या है, खबर है। तो मैं उसके हिसाब से क्या करूँगा, बेड अरेंज करूँगा। 50 का जब मुझे पता है मैं 50 को ले सकता हूँ, तो मैं 50 के लिए व्यवस्था भी तो करूँगा कि भाई किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो मैं क्या अरेंज करके रखूँगा, ऑक्सीजन अरेंज करके रखूँगा। किसी को ब्लीडिंग अगर हो रही है तो मैं उतने ड्रेसिंग अरेंज करके रखूँगा। तो ये सब किस में होता है, प्री ओरिएंटेशन में, जिसमें सिर्फ क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन आता है। क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो मेरे पास में सिर्फ सूचना मिली है कि आपके यहाँ पे एक मरीज आ रहा है, ठीक है, जिसकी ये हालत है और आपको अरेंज करना है। तो प्री ओरिएंटेशन में हमेशा चीज़ें हैंडल की जाती है मरीज से मिलने से पहले, ठीक है। तो आप जो भी अरेंज करोगे, आपके वार्ड अरेंज कर लिया। फिर है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में मरीज आपको मिलता है, रूबरू होते हो, आप एक दूसरे के सामने होते हो। आप बोलते हो कि मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ यहाँ पे, ड्यूटी ऑफिसर। वो मरीज बोलता है कि साहब मेरा नाम ये है, तो बोलता है अच्छा आपके बारे में बता रहे थे वो, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये ओरिएंटेशन है। इसका मतलब है यहाँ पे इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन फेज। क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन फेज। बात समझ में आई। तो ओरिएंटेशन फेज इज इंट्रोडक्शन। मैं मेरा इंट्रो उसके साथ कर रहा हूँ, वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहा है, तो इट इज एन इंट्रोडक्शन फेज। अब जब इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो मैं बताऊंगा ना उसको कि मेरे हॉस्पिटल में व्यवस्था क्या क्या है। अगर मेरे वार्ड में एक मरीज आया और उसका रिलेटिव आया तो मैं उसको बताऊंगा ना, आपका बेड ये है, ठीक है, आपके जस्ट सामने नर्सिंग स्टेशन है, नर्सिंग स्टेशन के लेफ्ट साइड में डॉक्टर रूम है, आपको बाथरूम जाने के लिए उस कोने के अंदर है, आपको खाना जो है वो इतने इतने समय पे मिलेगा, आपकी जो भी दवा होगी वो हम हॉस्पिटल से देंगे, खाना हम हॉस्पिटल से देंगे, ठीक है, पानी आपको वहाँ से लेना है, आपको विजिटर पास दिए हुए हैं, ये विजिटर का समय इतना इतना है, ये सब कुछ चीज़ें आपको बतानी है। इसका मतलब आपने क्या किया है, ओरिएंटेशन करवाया, ठीक है। घर में मेहमान आता है और उसको अगर सुसु आ जाए, ठीक है, तो उसको बताओगे तो सही ना, ठीक है। घर में अगर कोई रात रुकने के लिए मेहमान आ गया तो आप उसके लिए क्या क्या करोगे, आप उसको बोलोगे ना एक पानी का लोटा भर के रखोगे, रात को पानी चाहिएगा भाई तेरे, खाना तो मैंने खिला दिया, बिस्तर ये है, ओढ़ने के लिए है, ठंड लगे तो पंखे का स्विच इधर है, और रात को सुसु आए तो इधर रूम में नहीं है, ठीक है। बाहर जाओगे, बाहर भी नहीं है, उधर सिर्फ चप्पलें मिलेगी, ठीक है, उधर से चप्पलें पहनना, और उधर आगे देखो वो लट्टू लग रहा है 0 वाट वाला, ठीक है, उधर है बाथरूम, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ रे, एक तो ये भाभी जी और एक ये पड़ोसी मराएंगे तुझे। पड़ोसी के घर में भेज, पड़ोसी घर में, पड़ोसी की दीवार पे तो करा ही देना तुम, है जहाँ पे लिखा हो बड़े अक्षरों में भले ही। हाँ, रात को दिखे तो है नहीं, करवा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ओरिएंटेशन करवाना, ओरिएंटेशन समझ गए ना, ठीक है। ओरिएंटेशन का एक सवाल आता है, किस फेज में आप ओरिएंटेशन, किस फेज के अंदर आप डिस्चार्ज की प्लानिंग करते हो, ठीक है। डिस्चार्ज प्लानिंग, ओरिएंटेशन फेज में ही डिस्चार्ज की प्लानिंग हो जाती है। मतलब जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब आपको उसके पर्चे पे लिखना पड़ता है कि मैं 5 दिन के अंदर इसको क्या कर दूंगा, डिस्चार्ज कर दूंगा। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, HIS यूज़ होता है ना, हॉस्पिटल इन्फॉर्मेटिव सिस्टम। तो हॉस्पिटल इन्फॉर्मेटिव सिस्टम के अंदर डेट डालनी पड़ती है आपको कि मैं इस मरीज़ को आज एडमिट कर रहा हूँ, पर डिस्चार्ज की डेट आपको मैं 5 दिन बाद करूँगा, 3 दिन बाद करूँगा, तो वो डेट डालनी पड़ती है। उस दिन डिस्चार्ज करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। पर एक पेशेंट को पता रहता है कि भाई 3 दिन के लिए एडमिट कर रहा हूँ या 5 दिन के लिए कर रहा हूँ। 3 दिन से पहले ठीक हो गया तो पहले कर देंगे, और 3 दिन में ठीक नहीं, चौथे दिन ठीक हुआ तो चौथे दिन कर देंगे, डेट अपडेट कर देंगे उसमें। तो पर सवाल ये आता है कि डिस्चार्ज की प्लानिंग कौन सी फेज में करोगे, तो डिस्चार्ज की प्लानिंग ओरिएंटेशन फेज में करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में होगा काम, अब मरीज का इलाज किया जाएगा। जब इलाज करोगे तो 2 चीज़ें होगी, इलाज करते करते मरीज का जो अफेक्शन है वो आपके साथ हो सकता है और आपका अटैचमेंट मरीज के साथ हो सकता है। होता है 15 दिन, 20 दिन, महीना मरीज रुक गया तो आप मरीज को ऐसा लगने लगता है कि ये स्टाफ जो है मेरी ज़्यादा केयर करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी होती तो वो इसी तरह मेरी सेवा करती, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ऐसा कोई रिलेशन हॉस्पिटल में नहीं है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, हॉस्पिटल में काम करते हुए सिर्फ आपके दिमाग में हॉस्पिटलिटी ही होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी ही होनी चाहिए, ठीक है। जितने लोग फंसोगे ना, वो कल पढ़ाऊंगा तुम्हें कि इधर कांड करोगे, उस कांड की सजाएं क्या है, फिर तुम सोचोगे क्या, तुम्हारी लुगाई को ही नहीं देखोगे हॉस्पिटल में, ठीक है, कि इस मरीज के बारे में कुछ गलत सोचना है। तो ये ध्यान रखना पहले। वर्किंग फेज में 2 टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। वो टर्म एंड कंडीशन है, एक तो होता है ट्रांसफरेंस, ट्रांसफरेंस, और एक होता है काउंटर ट्रांसफरेंस। नर्स पहले गलती नहीं कर दी है, ठीक है। अटैचमेंट हमेशा मरीज को होता है, क्योंकि आप तो सेवा कर रहे हो तो तुम्हारी सेवा अधिकतर लोगों को पसंद आ जाती है। तो मरीज का आपके साथ कोई रिलेशन शो करना क्या है, ट्रांसफरेंस है। मतलब एक बूढ़ी अम्मा है, उसको ऐसा लगता है कि ये जो नर्स है वो मेरी बेटी की तरह है, ठीक है, तो या ये मेरे बेटे की तरह है, तो वो तो होगा ट्रांसफरेंस। और ओपोजिट, अगर काउंटर ट्रांसफरेंस का मतलब है आपको उस दादा में आपके दादाजी नजर आते हैं, आपकी दादी नजर आती है, आपकी माँ नजर आती है, आपकी बुआ, ताई, चाची, काकी, भाभी कोई नजर आती है, तो ये सब कैसा है, काउंटर ट्रांसफरेंस है, जो होना नहीं चाहिए। ट्रांसफरेंस इज ओके, ट्रांसफरेंस हो सकता है, मरीज को अवेयर नहीं है, बट यू शुड बी अवेयर। ये आपको अवेयर होना है कि आप किसी के साथ में अटैच्ड नहीं हो। मरीज की छुट्टी हुई, राम राम, ठीक है, मरीज आया, सेवा की, सेवा तक ही, ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। नो पर्सनल रिलेशन, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर पर्सनल रिलेशन हो गया तो यू आर नॉट गिविंग केयर टू द पर्सन, ठीक है, आप उसको पर्सनल केयर दे ही नहीं सकते, ठीक है। आप कर सकते हो क्या, आपके घर वालों को इंजेक्शन लगाना होगा तो आपको क्या आएंगे, आपके खुद के आंसू आने लगेंगे कि इतना पेन मैं नहीं देख सकता। अगला फोन नंबर देवे, ले लेना, ले लेना, पर फाड़न ग्रीन डब्बे में फेंक देना, ठीक है। ट्राई नहीं करना, धोखा नहीं करोगे, अगला बार देगे तो करोगे, फोन करोगे तो कल क्लास में आना है बेटा, तेरे को टॉट पढ़ाना मुझे। चलो, टर्मिनेशन इज डिस्चार्ज। टर्मिनेशन क्या है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है छुट्टी करो। अब मरीज जो है वो
खुरिया रोप के खड़ा हो गया, ठीक है, नहीं जाऊँ, ठीक है, मार तो इन सिस्टर दिल लाग गयो, ठीक है, जाऊँ नहीं, छुट्टी करके बताओ, नहीं जा रहा घर पे, कर लो कुछ भी कर लो, पैसे चाहिए पकड़ पैसे, 50 नहीं लाख पकड़, ठीक है, मेरी केयर यही सिस्टर करेगी, ठीक है, प्राइमरी नर्स है मेरी, ठीक है, सब सेवा यही करेगी, तू पैसे बोल। तो तब याद आएगा तुम्हें तुम्हारा बिछड़ा यार, स्टार्टिंग से ओरिएंटेशन कहना, इधर आओ काका, मैंने क्या बोला था, ठीक होते ही कहाँ जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, मैंने बोला था ना, डिस्चार्ज प्लानिंग, वी हैविंग डिस्चार्ज टिकट, यू शुड गो, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा। पर अगर ये प्लानिंग नहीं की तो यहाँ तुम्हारी वाट लगने वाली है, ठीक है, इसलिए ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। क्लियर? छापो, जाओ।